हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमवी एडुटेक। मेरा नाम है निक्की हाड़ा और मैं हूं आपकी नीट बायोलॉजी एजुकेटर। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट का आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था फोटो सिस्टम के बारे में। उसी को जो इमर्जन और एनरोल्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, किस तरह से एक्सपेरिमेंट किए और क्या पता लगा है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम हमारा स्टार्ट करेंगे लाइट रिएक्शन, कि लाइट रिएक्शन कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, उसके कितने स्टेप्स में कंप्लीट होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक लाइट रिएक्शन देखेंगे, यानी कि ईटीएस के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा हम देखेंगे कि फोटो सिस्टम का लोकेशन कहां पर होता है। ये तो हमें पता है कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है, बट थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में भी क्या है, ग्रेनम भी है वहां पर और स्ट्रोमा लेमिली भी है। तो पीएस फर्स्ट कहां होगा, पीएस सेकंड कहां होगा, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपको लेके चलती हूँ जो लास्ट डायग्राम था मेरा, यानी कि हमारा जो लास्ट डायग्राम था उसके पास में। लास्ट डायग्राम में क्या था, इसी तरह का एक डायग्राम बनाया था बेटा मैंने। ये लीजिए, हम हमारा डायग्राम दोबारा से लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे आपको कुछ चीजें बतानी है जो लास्ट लेक्चर में हमारी बची हुई है। इस तरह से हमने बनाया था पिगमेंट्स का ग्रुप, राइट। और इस पिगमेंट के ग्रुप में हमने बोला था कि एक है रिएक्शन सेंटर, ये है आपका रिएक्शन सेंटर। और फिर हमने बोला था कि रिएक्शन सेंटर और हार्वेस्टिंग सेंटर को मिलाकर हम बोलते हैं फोटो सिस्टम। और ये फोटो सिस्टम किसके अकॉर्डिंग होता है? फोटो सिस्टम होता है बच्चा आपके अकॉर्डिंग कि ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल 700 है, या फिर ये जो क्लोरोफिल है ये क्लोरोफिल 680 वाला है। ठीक है, अब मैं ये जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पर्टिकुलर इस वाले पार्ट को मैं बाहर यहाँ पे आपको दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पर लेके आना चाहती हूँ इसको। तो आप देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कलर्स चेंज नहीं करते यार ये लोग। दिखाई नहीं दे रहा। एक सेकेंड बेटा, मुझे पता है तुम्हें ये कलर दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट ये दिखाई दे रहा है। हाँ, इसी से काम चला लेते हैं। देखिए फर्स्ट रो में इस तरह से आपके पिगमेंट्स जो हैं वो ऑरेंज, फिर ऐसे ही आगे की रो बनी हुई है। और फिर लास्ट में क्या है आपका, अंदर की तरफ ये जो बाहर में पार्ट लेके आई हूँ, यहाँ पर है आपका ये एसेसरी पिगमेंट्स। नहीं, ये एसेसरी पिगमेंट नहीं है बेटा, ये मेन पिगमेंट है जिसको आप बोल रहे हो रिएक्शन सेंटर। ठीक है, और ऊपर वाले पूरा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें एसेसरी पिगमेंट्स है। और ये कितने होते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि हंड्रेड्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स आर प्रेजेंट इन थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। यही बोला था बेटा। एक सेकेंड, थोड़ा सा कि मुझे चाहिए कि मैं अच्छा सा तुम्हें डायग्राम बना के दूँ, तुम एकदम खुश हो जाओ। शायद डायग्राम के भरोसे ही तुम पढ़ लो, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई तो डेफिनेटली कैसे तुम कर रहे हो वो तो तुम्हें ही पता है बेटा। हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर आप लोग इतना फ्री का कंटेंट मिल रहा है, कंटेंट उसमें भी फ्री से मेहनत नहीं कर सकते हो ना, तो फिर चुल्लू भर पानी तो है ही सही मुँह धोने के लिए। चले, इस तरह से रो में आपके क्या प्रेजेंट है, ये मैं सारी चीज यहाँ पर मैंने निकाल के देख लिया। अब मैं यहाँ पे क्या दिखाना चाहती हूँ, मेरा मेन मकसद ये है कि जैसे ही कैसे जैसे ही इस पे डलता है फोटोन, यानी कि लाइट यहाँ पर पड़ती है, फोटोन आते हैं इस तरह से, सनलाइट से लाइट यहाँ पर गिरी, फोटोन यहाँ पर गिरा, तो क्या होगा, पहले फर्स्ट रो में लाइट,
फर्स्ट लो वाला क्या करेगा, लाइट को ट्रैप करेगा और उसके बाद में इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाएगा, ये लाइट को ट्रैप करके आगे इसको शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे जो पहली बार लाइट गिरी है यानी कि इसका वेवलेंथ तो कम है, एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो इस रो से यहाँ पर लाइट शिफ्ट हो जाएगी, फिर यहाँ से आने के बाद में यहाँ से यहाँ, और ऐसे करते हुए लास्ट में रिएक्शन सेंटर यानी कि क्लोरोफिल ए तक आपका क्या पहुंच जाएगा, लाइट पहुंच जाएगा। तो इस सीक्वेंस में क्या होती है, लाइट ट्रांसफर होती है। तो लाइट का एक रो से दूसरी रो में ट्रांसफर होना यानी कि एक सरफेस से दूसरी सरफेस पे जाना, और इस तरह से स्टेप बाय स्टेप लाइट पहुंच जा रही है कहां पर, आपके क्लोरोफिल ए के पास में। तो लाइट का एक सरफेस से एक रो से दूसरी रो में शिफ्ट होना, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, लाइट के इस ट्रांसफर को हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। क्या बोलते हैं बच्चा, क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपका रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। ये हो रहा है बच्चा रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। यहां तक क्लियर है। देखिए अब ऊपर वाली जो चीज यहां से यहां तक आपको नजर आ रही है, ये है आपका लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या है हंड्रेड्स ऑफ एसेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट है, और ये है आपका रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर, अब आपको पता है कि रिएक्शन सेंटर जो होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इस रिएक्शन सेंटर में या तो होगा आपका क्लोरोफिल ए 700 यानी कि फोटो सिस्टम फर्स्ट, या फिर होगा क्लोरोफिल ए 680 वाला फोटो सिस्टम सेकेंड रिएक्शन सेंटर में। अब अगर आपका ये जो प्रोसेस चल रहा है, इसका मतलब लाइट ट्रैप हो रही है फोटो और क्लोरोफिल ए 700 प्रेजेंट है, तो जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होगा उसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे कि यहाँ पर फिर चलेगा लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, और यहाँ पर जो हेल्प करेगा जब क्लोरोफिल ए 680 होगा यानी कि फोटो सिस्टम सेकेंड है, तो इसके लिए लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सेकेंड। समझ गया, एंटीना कॉम्प्लेक्स कौन सा काम करेगा, ये ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्या बोला है कि लाइट गिरने के बाद में लाइट की एनर्जी, लाइट जो है, लाइट यहाँ पर गिरी और लाइट क्या कर रही है, एक सरफेस से एक रो से दूसरी रो में सेटल डाउन हो रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है आगे। तो इस तरह से जो लाइट शिफ्ट होती है उसको हम बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। अब यहाँ पर जब रिएक्शन सेंटर के पास में लाइट आ जाएगी, तो रिएक्शन सेंटर के पास में लाइट आने के बाद में यहाँ क्या होता है, यहाँ से देखिए आप होता है इलेक्ट्रॉन एग्जिट, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करता है, इसे एक्सेप्ट करता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन एक्सेप्ट करता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहां तक की बात क्लियर है, मैं समझाऊं और बात क्लियर ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसको एक्सेप्ट कर लेता है। तो मैंने क्या बोला, लाइट गिरी किस पर, एसेसरी पिगमेंट्स पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उस लाइट की वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा एनर्जी वाली लाइट को आप डायरेक्टली क्लोरोफिल ए को नहीं दे सकते। क्लोरोफिल ए का फिक्स है कि क्लोरोफिल ए 680 वाला होगा, तो 680 वाली नैनोमीटर की लाइट को, वेवलेंथ को एक्सेप्ट करेगा। 700 क्लोरोफिल ए 700 वाला होगा फोटो सिस्टम फर्स्ट में, तो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को ये एक्सेप्ट करेगा, लेकिन उससे कम वेवलेंथ की लाइट को ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, एनर्जी ज्यादा होती है। जिस भी लाइट का वेवलेंथ कम होगा, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है। डायरेक्टली यहाँ पर हाई एनर्जी वाली लाइट को गिरा दिया तो क्लोरोफिल ए तो वैसे ही मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही वो एनर्जी क्लोरोफिल ए तक आई, रिएक्शन सेंटर के पास में आई, लाइट यहाँ पर गिरने के बाद में इलेक्ट्रॉन एग्जिट होता है, और इस इलेक्ट्रॉन को, भाई कोई भी डोनर कोई चीज देगा तो उसको एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर भी तो होना चाहिए। तो कौन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये डिपेंड करता है कि आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट चल रहा है या फोटो सिस्टम सेकंड चल रहा है, साइक्लिक चल रहा है या नॉन साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। अगर नॉन साइक्लिक में काम कर रहे होंगे तो जो फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन एग्जिट होगा, उसको जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है उसका होता है, कौन सा होता है, अभी हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और फोटो सिस्टम फर्स्ट वाले को भी हम पढ़ेंगे, तो वहां पर दोनों के प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग अलग है। बहुत डिटेल में पढ़ने वाली हूँ, अभी बता के कंफ्यूज नहीं करूंगी। देखो यहाँ पर जो चीज है, वेवलेंथ वाला जो कचरा है उसको पहले मैं साफ कर देती हूँ। स्टार्टिंग में जो लाइट आएगी, लाइट गिरेगी जिस लाइन पर,
उसका वो कौन सी लाइट को एक्सेप्ट करेगा, मोस्ट प्रोबेबली 400 से 450 नैनोमीटर की लाइट को। फिर दूसरी जो लाइन होगी वो कौन सी वेवलेंथ वाली लाइट को एक्सेप्ट करेगी, 500 वाली को। फिर तीसरी जो होगी वो थोड़ा 550 वाली नैनोमीटर की लाइट को एक्सेप्ट कर रही है। उसके बाद में 600 नैनोमीटर की लाइट को एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, आपकी ये लाइट जो है आगे की तरफ शिफ्ट होती चली जाती हैं। यहाँ पे आगे बात समझ में, अब नहीं समझ में आई होगी ना, एनर्जी और वेवलेंथ क्या बता रहे हो, इसको उठा के देखो, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ अपने तरीके से, देसी जुगाड़ से, देसी जुगाड़ बताती हूँ तुम्हें मैं। ये देखो मैं क्या बोल रही हूँ कि जो वेवलेंथ वाली लाइट है, क्या बोला मैंने, कि जो फर्स्ट रो पर गिरने वाली लाइट होगी, क्या बोला बच्चा मैंने, फर्स्ट रो पर जो गिरने वाली लाइट होगी उसका वेवलेंथ कम होगा लेकिन उसकी एनर्जी ज्यादा है। फिर सेकंड रो में जब वो लाइट शिफ्ट होगी तो थोड़ा सा एनर्जी का लॉस होगा, एनर्जी कम होगी, और सेकंड वाली लाइन की एनर्जी जो है वेवलेंथ बढ़ेगी और इसकी एनर्जी ऊपर वाली लाइट से कम है, और इस तरह से एनर्जी कम होती चली जाएगी। यानी कि हर एक लाइन में जब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, पूरी की पूरी एज इट इज नहीं मिल रही है, एनर्जी लॉस करती जा रही है, तो वेवलेंथ बढ़ती जा रही है और एनर्जी कम होती जा रही है। तो वेवलेंथ जब क्लोरोफिल ए तक पहुंची, लाइट क्लोरोफिल ए वाला सबसे बड़ी वेवलेंथ को हमने क्या बोला है, 600 से 700 नैनोमीटर की लाइट जो है, लास्ट बार एब्जॉर्प्शन पीक, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम बताया था, तो मैंने बोला था ना 600 से लेकर 700 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो रेड लाइट का वेवलेंथ है, ठीक है। तो 600 से 700 नैनोमीटर की लाइट में क्या है, वेवलेंथ बढ़ा हुआ है लेकिन इसकी एनर्जी कम है। इसको एनर्जी को क्यों कम दी जा रही है, क्योंकि अगर ज्यादा एनर्जी की लाइट इसने एब्जॉर्ब कर ली तो ये खुद ही खत्म हो जाएगा, काम कर ही नहीं पाएगा। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं एक लाइन बता देती हूँ तुम्हें लिख के, यहाँ पर मेरा मन तो है कि मैं यही लिख दूं, लेकिन चलो नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। क्या बता रही हूँ मैं, रिएक्शन सेंटर की बात करती हूँ सबसे पहले, कि रिएक्शन सेंटर तक जो लाइट ट्रांसफर हो के पहुंच रही थी उसको तो मैं बोल रही थी रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर। लेकिन रिएक्शन सेंटर पे लाइट गिरी और रिएक्शन सेंटर से लाइट गिरने के बाद में वहां से जो इलेक्ट्रॉन एग्जिट होता है वो क्या हो रहा है, ऑल ओवर, कि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इज दैट मीन कि वहां पर हो रहा है क्वांटम कन्वर्जन। तो रिएक्शन सेंटर के बारे में मैं बोल रही हूँ यहाँ पे, जो लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, समझने के बाद में अगर आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा डायग्राम से कनेक्ट करते हुए तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैम ने क्या बोलकर निकल गई, क्योंकि मुझे तो ये चीज आती है, मैं इसीलिए तुम्हें पढ़ा पा रही हूँ, तुम्हें नहीं आती तो तुम पढ़ रहे हो। तो रिएक्शन सेंटर में क्या बता रही हूँ मैं, कि रिएक्शन सेंटर इज द प्लेस, एक ऐसी जगह है वेयर लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। converted into chemical energy केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेंटर को, यानी कि क्लोरोफिल ए, पीएस फर्स्ट वाला हो या पीएस सेकंड वाला हो, इट इज कॉल्ड प्राइमरी, इट इज कॉल्ड प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, या फिर इसको आप बोलते हो एक और वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, कि इसी को बोलते हैं हम क्वांटम कन्वर्जन। तो प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कि लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना। कैसे होगा, कि रिएक्शन सेंटर पर जब लाइट गिरेगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन एग्जिट होगा, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसी तरह से लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो इसी को हम प्राइमरी रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है कि हम इसको बोलते हैं क्वांटम कन्वर्जन। आई होप यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर मैं बात करूं कि पीएस फर्स्ट, किसकी बात करूं, पीएस फर्स्ट में क्या क्या आता है, तो पीएस फर्स्ट की और पीएस सेकंड की मैं बात कर रही हूं।
फोटोसिंथेटिक फर्स्ट जो होगा, मतलब फोटो सिस्टम जो फर्स्ट है, सॉरी, फोटो सिस्टम फर्स्ट साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ईटीएस में पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन पीएस सेकंड सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक ईटीएस में पार्टिसिपेट करेगा। तो क्या बोला मैंने कि पीएस फर्स्ट कहाँ इन्वॉल्व होता है, कि पीएस फर्स्ट इन्वॉल्व होता है बोथ। अब साइक्लिक और नॉन साइक्लिक के बारे में भी अभी छोटा सा रफली यहाँ पे बता रही हूँ मैं आपको, इन्वॉल्व इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक ईटीएस, दोनों में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है फोटो सिस्टम फर्स्ट। और फोटो सिस्टम सेकंड जो है, इट इज इन्वॉल्व ओनली इन नॉन साइक्लिक ईटीएस, सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक ईटीएस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, इसके अलावा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक बता देती हूँ। साइक्लिक का मतलब क्या है और नॉन साइक्लिक का मतलब है, पीएस सेकंड से क्या होगा, आपका लाइट रिएक्शन शुरू होगा। पीएस सेकंड से मान लो ये पहुंच गया ए बी सी और डी के पास में, ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर किया है आपने, उसके बाद में ये पहुंचेगा किसके पास में, पीएस फर्स्ट के पास में। फिर पीएस फर्स्ट से ये चला गया एक्स वाई जेड किसी के भी पास में। तो आप देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू हुआ, इस तरह से सेटल होता जाता, पीएस सेकंड के पास चला गया, और पीएस सेकंड से क्या हुआ, ये आगे बढ़ा, लेकिन घूम फिर के वापस यहाँ पे नहीं आ रहा है। पीएस सेकंड के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा है, दोबारा घूम के नहीं आ रहा। तो ये होता है जैसे साइकिल कंप्लीट नहीं हुई तो नॉन साइक्लिक ईटीएस। और साइक्लिक ईटीएस में क्या होगा कि भाई यहाँ से कुछ भी ट्रांसफर होगा, क्योंकि पीएस सेकंड तो पार्टिसिपेट ही नहीं करता ना साइक्लिक में। पीएस फर्स्ट से क्या होगा, शुरू होगा और वापस से पीएस फर्स्ट के पास में इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे साइक्लिक ईटीएस। लेकिन अगर वापस से नहीं आता है जो भी आपने दिया है, जो भी का मतलब है इलेक्ट्रॉन जो गया है वो पीएस सेकंड के पास में नहीं आता, यानी कि यहाँ पे होता है नॉन साइक्लिक ईटीएस। ये क्लियर है बच्चों? चलिए अब मैं एक और बात बता देती हूँ आपको। क्या बता देती हूँ कि मैम, जो पीएस फर्स्ट होता है ये होता है बच्चा आपका रिड्यूसिंग सेंटर, और पीएस सेकंड जो होता है आपका ये होता है ऑक्सीडाइजिंग सेंटर। पीएस फर्स्ट को रिड्यूसिंग सेंटर क्यों बोला है या रिड्यूसिंग नेचर का क्यों बोला है, ये होता है रिड्यूसिंग नेचर, और आपका फोटो सिस्टम सेकंड होता है ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो ये पीएस फर्स्ट जो होता है वो किसको रिड्यूस करता है, पीएस फर्स्ट आपका रिड्यूस करता है NADP प्लस को NADPH2 में कन्वर्ट कर देगा, NADPH.H प्लस में पीएस फर्स्ट कर देगा, यानी कि ये रिड्यूसिंग नेचर का होता है। क्या करता है, ये रिड्यूस करता है NADP प्लस को। कैसे करता है ये तुम लाइट रिएक्शन में बहुत अच्छे से देख लोगे। इधर देखिए, और ऑक्सीडाइज करता है पीएस सेकंड किसको, इट इज ऑक्सीडाइज वाटर, इसीलिए ये होता है ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। यहां तक बात क्लियर है? अब हम देखते हैं कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड का लोकेशन क्या है। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा किसके बारे में, लोकेशन ऑफ फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड। लोकेशन डिस्कस करते हैं। फोटो सिस्टम होता कहाँ है, व्हाट इज फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम या पिगमेंट सिस्टम क्या है, ग्रुप ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को फोटो सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन में। तो कैसे प्रेजेंट होते हैं पहले ये देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यहाँ पे ये ग्रेनम है, यहां से यहां तक क्या है बेटा, ग्रेनम। और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका स्ट्रोमा लेमिनी। ठीक है, अब फोटो सिस्टम फर्स्ट कहां पर होगा और फोटो सिस्टम सेकंड कहां पर होगा।
देखिए PS सेकंड होगा और देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ पे होगा, ग्रेनल थाइलेकोइड और स्ट्रोमा लेमिली दोनों में प्रेजेंट होगा आपका फोटो सिस्टम फर्स्ट। लेकिन ग्रेनल थाइलेकोइड, व्हाट इज ग्रेनल थाइलेकोइड? ग्रेनल थाइलेकोइड क्या होता है, ग्रेनम के पार्ट को ग्रेनल थाइलेकोइड कहते हैं। वो पार्ट जो ग्रेनम का पार्ट होता है, वो हिस्सा जो ग्रेनम का हिस्सा होता है, उसको हम बोलते हैं ग्रेनम थाइलेकोइड। और ग्रेना जो है, ग्रेनम्स जो है, एक ग्रेनम दूसरे ग्रेनम से जिस लाइन से यानी कि जिस पार्ट से कनेक्टेड होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिली। तो मैं बात कर रही हूँ कि फोटो सिस्टम फर्स्ट कहाँ होगा, फोटो सिस्टम सेकंड का लोकेशन क्या होगा। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट होगा ग्रेनल थाइलेकोइड में भी और स्ट्रोमा लेमिली में भी। लेकिन ग्रेनल थाइलेकोइड के उस पार्ट में प्रेजेंट होगा जो क्या है, नॉन अप्रेस्ड पार्ट है, यानी कि जो ढका हुआ या छिपा हुआ पार्ट नहीं है, दबा हुआ पार्ट नहीं है। और फोटो सिस्टम सेकंड कहाँ होगा, फोटो सिस्टम सेकंड पहली बात तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेनल थाइलेकोइड में होगा, स्ट्रोमा लेमिली में नहीं होगा। दूसरी बात, ग्रेनल थाइलेकोइड के भी किस पार्ट में प्रेजेंट होगा, जो क्या है, अप्रेस्ड पार्ट है, यानी कि छुपा हुआ पार्ट है, दबा हुआ पार्ट है। कौन कौन सा है दबा हुआ पार्ट, देखो इधर मैं आपको रेड लाइट इससे रेड से बता रही हूँ, ये दबा हुआ पार्ट है, ये दबा हुआ पार्ट है, ये जो पार्ट है वो दबा हुआ है, ये वाला पार्ट जो है ये दबा हुआ पार्ट है, ये भी दबा हुआ पार्ट है। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, आपका फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट होगा। तो ये जो है फोटो सिस्टम सेकंड, तो कहाँ पे प्रेजेंट है फोटो सिस्टम सेकंड, देखिए फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट है आपके इन अप्रेस्ड पार्ट of ग्रेनल थाइलेकोइड। ठीक है, अप्रेस्ड पार्ट ऑफ ग्रेनल थाइलेकोइड, ग्रेनल थाइलेकोइड का जो छुपा हुआ दबा हुआ पार्ट है वहां फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है। फोटो सिस्टम कहां पे, फर्स्ट कहां पे प्रेजेंट होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट प्रेजेंट है आपके एक तो स्ट्रोमा लेमिली में और ग्रेनल थाइलेकोइड में। तो इन स्ट्रोमा लेमिली एंड in non-appraised in non-appraised part of ग्रेनल थाइलेकोइड। क्या बोला मैंने कि फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड के लोकेशन की मैं बात करूं तो फर्स्ट और सेकंड कहां पर प्रेजेंट है कि फोटो सिस्टम फर्स्ट तो प्रेजेंट है ग्रेनल थाइलेकोइड में भी है और स्ट्रोमा लेमिली में भी है, लेकिन फोटो सिस्टम सेकंड स्ट्रोमा लेमिली के अंदर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेनल थाइलेकोइड के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, ग्रेनल थाइलेकोइड का भी जो छुपा हुआ पार्ट है या दबा हुआ पार्ट है वहां पर फोटो सिस्टम सेकंड है, लेकिन जो खुला हुआ पार्ट है, अगर मैं खुले हुए पार्ट की बात करूं, कौन सा है खुला हुआ पार्ट, देखिए ये वाला पार्ट खुला हुआ है, ये खुला हुआ पार्ट है, ये खुला हुआ पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट खुला हुआ है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट है आपका, यहाँ पर प्रेजेंट है फोटो सिस्टम फर्स्ट, किसके अंदर, ग्रेनल थाइलेकोइड के अंदर। ये होता है लोकेशन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड का। अब मैं बता देती हूँ आपका कि ग्रेनल थाइलेकोइड में और क्या क्या होता है। पहले इसको थोड़ा सा एक सेकेंड,
थोड़ा सा ग्रेनल थाइलेकोइड के बारे में बताना बेटा कि क्या क्या होता है इसके पास में। ग्रेनल थाइलेकोइड, ग्रेनल थाइलेकोइड के पास में क्या क्या बोला मैंने, फोटोसिस्टम फर्स्ट है, सेकंड है और एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं FNR। ग्रेनल थाइलेकोइड के पास में क्या है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम सेकंड है और एक है यहाँ पर FNR। FNR का फुल फॉर्म है बेटा फेरोडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन NADP, फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। क्या बोला मैंने कि ग्रेनल थाइलेकोइड के पास में फोटोसिस्टम फर्स्ट है, फोटोसिस्टम सेकंड है और साथ में क्या है इसके पास में फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेज एंजाइम प्रेजेंट है। ठीक है, जो क्या करेगा NADP को रिडक्टेज करेगा, यानी कि NADP प्लस को NADPH2 में चेंज करेगा FNR, और इसकी हमें बहुत जरूरत पड़ेगी लाइट रिएक्शन में। अब देखिए स्ट्रोमा लैमेली की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर रही हूँ बेटा मैं, स्ट्रोमा लैमेली की। तो स्ट्रोमा लैमेली के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम सेकंड। तो स्ट्रोमा लैमेली हैव ओनली PS फर्स्ट, सॉरी स्ट्रोमा लैमेली के पास में PS फर्स्ट है बट क्या नहीं है, PS सेकंड नहीं है, बट लैक PS सेकंड बट क्या लैक है इसके पास में, PS सेकंड एंड FNR जैसा कुछ भी नहीं है इसके पास में, एंड फ्रीडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। PS फर्स्ट कहां पर है, PS फर्स्ट है ग्रेनल थाइलेकोइड के पास में, स्ट्रोमा लैमेली के पास में। PS सेकंड कहां है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेनल थाइलेकोइड के पास में। इसके अलावा ग्रेनल थाइलेकोइड में FNR फ्रीडॉक्सिन NADP रिडक्टेज प्रेजेंट है। ये यहां तक बात क्लियर है। ये लोकेशन हमने किसकी डिस्कस की है, PS फर्स्ट और PS सेकंड की। अब हम बात करते हैं कि एनरोल्ड एंड इमर्जन ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे उसका रिजल्ट क्या निकला। भाई एक्सपेरिमेंट किए तो कैसे किए और रिजल्ट क्या निकला। तो पहले हम देखेंगे रेड ड्रॉप इफेक्ट होता है। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है कि रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस का रेट डाउन हो जाना, कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, इसको हम बोलते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट। अब ये जो रेड ड्रॉप इफेक्ट होता है ये किसकी वजह से होता है, आपको पता है कि रेड ड्रॉप इफेक्ट हम देखेंगे वो किसकी वजह से होगा कि नैनोमीटर का जो वेवलेंथ है उसमें फर्क आएगा और वहीं पर वो वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। तो किस वेवलेंथ में कम हुआ और क्यों हुआ वो तो आपको ग्राफ देखकर ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ बेटा यहाँ पर, दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट ऑफ इमर्जन एंड आर्नोल्ड। किस पे एक्सपेरिमेंट किए थे इन्होंने, ग्रीन एल्गी पर, ऑन क्लोरेला, क्लोरेला। देखिए भाई जो क्या है ग्रीन एल्गी है, इन दोनों के एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सबसे पहला है बेटा रेड ड्रॉप इफेक्ट। क्या है, रेड ड्रॉप इफेक्ट। इस रेड ड्रॉप इफेक्ट में क्या हुआ वो बताने से पहले मैं बताती हूँ आपको डायग्राम। क्या बताती हूँ बेटा, डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ये जो है ये बता रहा है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस में देखिए बच्चों इधर इस तरह का एक डायग्राम बना हुआ है
और ये एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है। ये समझाने के लिए मेरा एक रीज़न है, उसको मैं बता रही हूँ, इतना डिटेल में एनसीईआरटी में नहीं है। यहाँ पर जो है ये है आपका 400 नैनोमीटर का वेवलेंथ, ये वाला जो बता रहा है वो 680 नैनोमीटर के बारे में, और ये वाला बता रहा है आपका 700 नैनोमीटर के बारे में। अब देखिए रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है। रेड ड्रॉप इफेक्ट में हम बोल रहे हैं कि रेड लाइट के अंदर, रेड लाइट में क्या हो रहा है कि फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो रहा है। आप देख सकते हैं रेड लाइट यहाँ पर 600 से 700 नैनोमीटर की लाइट जो होती है वो रेड लाइट होती है। रेड लाइट में क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस का रेट डिक्रीज हो रहा है, जिसको हम रेड ड्रॉप इफेक्ट बोलते हैं। ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है आपके फोटो सिस्टम सेकेंड के इनएक्टिव होने की वजह से। फोटो सिस्टम इनएक्टिव होने की वजह से मैम ये तो हमें समझ में नहीं आया। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ, पहले इसको समझो फिर मैं लिखती हूँ। फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड, ठीक है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में आपको पता है क्या होता है, क्लोरोफिल ए 700। फोटो सिस्टम सेकेंड में होता है आपका क्लोरोफिल ए 680, यानी कि 700 नैनोमीटर की लाइट है यहाँ पर, और यहाँ पर जो वेवलेंथ है वो है 680 नैनोमीटर वाला। अब क्या हुआ, अब हमें पता है कि जिसका वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जिसकी एनर्जी ज्यादा है, जिसका वेवलेंथ कम है उसकी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम है। अब यहाँ पे मैंने ये क्यों बोला कि ये रेड ड्रॉप इफेक्ट आया है फोटो सिस्टम सेकेंड के इनएक्टिव होने की वजह से, क्योंकि क्या हो रहा है कि 680 नैनोमीटर की जब लाइट है, 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली जब लाइट है, तब कौन काम करेगा, फोटो सिस्टम सेकेंड काम करेगा। फोटो सिस्टम सेकेंड काम कर रहा है 680 नैनोमीटर की लाइट में, यानी कि कम वेवलेंथ की लाइट में, लेकिन ज्यादा एनर्जी वाली है। कम वेवलेंथ वाली है लेकिन ज्यादा एनर्जी वाली है, तो इसको यही चाहिए कि ज्यादा एनर्जी हो और कम 680 जो है वेवलेंथ कम है लेकिन एनर्जी इसकी ज्यादा है, तो ये ज्यादा एनर्जी में फोटो सिस्टम सेकेंड काम करता है। लेकिन अगर फोटो सिस्टम फर्स्ट को काम करना है तो वो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में काम करेगा। क्यों, क्योंकि इसको कम एनर्जी की आदत है, कम एनर्जी में ये काम करता है, कम एनर्जी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है इसको। अब इमेजिन करो कि ये जो 700 नैनोमीटर की लाइट है, ये 700 नैनोमीटर की लाइट किसको मिल रही है, क्लोरोफिल ए 680 को, क्लोरोफिल ए 680 वाले को मिल रही है। तो क्लोरोफिल ए 680 वाला 700 नैनोमीटर की लाइट में चाह कर भी काम नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी एनर्जी कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन एग्जिट ही नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड ही नहीं होगा, उसका तो आगे का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा ही नहीं। समझ रहे हो बात को। तो यानी कि क्लोरोफिल ए के कंपेयर में 700 फोटो सिस्टम फर्स्ट जो है उसके कंपेयर में फोटो सिस्टम सेकंड की एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन 700 नैनोमीटर का जब वेवलेंथ मिला तो उसकी वजह से क्या हुआ, 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ मिलने की वजह से ये अच्छे से काम नहीं कर पाया, अच्छे से काम नहीं कर पाया क्योंकि इसको तो ज्यादा एनर्जी चाहिए थी। तो क्या हो गया, आपका फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया, यानी कि रेड ड्रॉप आ गया। रेड लाइट की में हुआ तो रेड ड्रॉप इसको हमने बोल दिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया, यहाँ पे डिक्रीज हो गया। किसकी वजह से हुआ, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड इनएक्टिव हो गया, क्योंकि आपकी जो वेवलेंथ की लाइट थी वो 700 नैनोमीटर वाली मिली उसको, जबकि मिलनी चाहिए थी उसको 680 वाली। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। चलो इसको लिख लेते हैं कि क्या बोला, रेड लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है, रेड लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, क्या डिक्रीज करता है ये, रेड लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज when red light more than 680. nanometer is provided. एक सेकेंड, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होता है, रेड ड्रॉप इफेक्ट की रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होता है कब, जब रेड लाइट प्रोवाइड की जाती है 680 नैनोमीटर वाले से ज्यादा, 680 नैनोमीटर ज्यादा, यानी कि 700 नैनोमीटर की लाइट आप प्रोवाइड कर रहे हो। ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर हो गया आपका फोटो सिस्टम सेकंड इनएक्टिव, तो इट इज ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ PS सेकंड। समझ में आ गया कि फोटोसिंथेसिस का रेट कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि वहां पर जो रेड लाइट आपने प्रोवाइड की थी वो 680 नैनोमीटर वाले से ज्यादा थी, ज्यादा वेवलेंथ की लाइट थी, तो फोटो सिस्टम सेकंड को कम एनर्जी मिली, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हुआ, तो ये फोटो सिस्टम सेकंड जो था वो इनएक्टिव हो गया। अब कौन काम कर रहा है? फोटो सिस्टम फर्स्ट काम कर रहा है, जिसकी वजह से रेड ड्रॉप इफेक्ट आया, यानी कि रेड लाइट में क्या हो गया? आपका फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया। यहां तक क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट जो था इमर्जन, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो नेक्स्ट क्या पता लगाया इन्होंने? सेकंड देखिए, इमर्जन इनहेंसमेंट। इनका सेकंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा इमर्जन इनहेंसमेंट इफेक्ट। इमर्जन इनहेंसमेंट इफेक्ट को भी पहले हम क्या देखेंगे भाई? हम देखेंगे पहले ग्राफ। देखिए इधर वाला क्या बता रहा है? ये रिलेटिव ये वाली लाइन रिलेटिव है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इधर मिल रहा है डिफरेंट वेवलेंथ का लाइट। अब देखिए सबसे पहले में कोई भी एक्स है, मतलब ग्राफ, इस तरह से 3 ग्राफ बने हुए हैं आपके उसमें। ठीक है, इस तरह से 3 ग्राफ बने हुए हैं। यहाँ पे ग्राफ का नाम है एक्स, मैं दे रही हूँ एक्स, वाई और जेड, इमेजिन करो। ठीक है, ये जो एक्स ग्राफ बन रहा है ये बन रहा है आपका 680 नैनोमीटर वाली लाइट में। ठीक है, ये जो वाई वाला ग्राफ बन रहा है वो 700 नैनोमीटर की लाइट में बन रहा है, और ये बन रहा है जहाँ पर 680 नैनोमीटर और 700 नैनोमीटर दोनों की वेवलेंथ ऑफ लाइट को साथ में दिया जा रहा है। 680 नैनोमीटर की लाइट में क्या फंक्शन करेगा भाई? फोटो सिस्टम सेकंड, क्योंकि क्लोरोफिल A680 काम करेगा इस वेवलेंथ की लाइट में। यहाँ पर जो काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है? PS फर्स्ट वर्क कर रहा है। यहाँ पर मोर एफिशिएंट रहेगा PS सेकंड, किसके अंदर? 680 वेवलेंथ ऑफ 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ में। यहाँ पर क्या दे रहे हैं हम? यहाँ पर जो काम कर रहा है वो PS फर्स्ट भी है और PS सेकंड भी है। अब देखो, ध्यान से देखो इस ग्राफ को। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की मैं बात करूं तो जब 680 नैनोमीटर की लाइट गिर रही है, किस पे गिरेगी? फोटो सिस्टम सेकंड, क्योंकि क्लोरोफिल A680 फंक्शन करेगा, तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अच्छा भला है, मोर एफिशिएंट है, क्योंकि उसको इतनी ही चाहिए थी। एनर्जी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम होती है, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। PS सेकंड जो 700 नैनोमीटर की लाइट दी गई थी, इसकी एनर्जी कम है, वेवलेंथ ज्यादा है, एनर्जी कम है, इसलिए आप देख सकते हो कि PS सेकंड के कंपेयर में PS फर्स्ट का जो ग्राफ है वो नीचा है, छोटा है इसका पीक। ठीक है, अब आप लास्ट में देखो ये जो जेड वाला है, इसमें क्या दे रही हूं मैं? 680 नैनोमीटर की लाइट भी दी जा रही है और 700 नैनोमीटर की लाइट भी मैं इसको प्रोवाइड कर रही हूँ, दोनों को साथ में प्रोवाइड कर रही हूँ। तो जो 680 वाला है उसमें PS सेकंड काम कर लेगा, जो 700 नैनोमीटर वाला है उसमें PS फर्स्ट काम कर लेगा। तो जब दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे होंगे तो क्या हुआ कि भैया रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन दोनों को मिलाकर नहीं आ, ऐसा नहीं कि x + y = 0, नो 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 नो, z जो है वो ज्यादा है किसके कंपेयर में? x +
y के कंपेयर में, x और y का जो ग्राफ बन रहा था, जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था इन दोनों की प्रेजेंस में, उसको दोनों को जब साथ में एक जैसी लाइट दी गई, 680 और 700 नैनोमीटर का जब वेवलेंथ का लाइट मिल रहा है, तो इसकी प्रेजेंस में x और y के कंपेयर में जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस था, उन दोनों को जोड़ के जो बताया जाएगा, उससे भी ज्यादा क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ z में। समझ गए यहां पर? तो समझ में आया कि जब वेवलेंथ बढ़ती है, डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट में, बड़ी वाली जो वेवलेंथ ऑफ लाइट होती है उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए क्या होता है, फोटो सिस्टम का रेट कम होता है। लेकिन जब वेवलेंथ ऑफ लाइट कम होगी तो फोटो सिस्टम का रेट ज्यादा होगा, यानी कि पीएस सेकंड मोर एफिशिएंट है, यहाँ पर पीएस फर्स्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो लास्ट में अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा, कि कंक्लूजन क्या निकला इससे, पूरा उठ के जा सकता है ना? धन्यवाद भाई। फाइनली तो कंक्लूजन क्या निकला है यहाँ पर, कंक्लूजन देखिए, सबसे पहले तो एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम। क्या पता लगाया इस ग्राफ से हमने कि यहाँ पर दो फोटो सिस्टम है, क्योंकि फोटो सिस्टम सेकेंड का कैसे पता चला है कि 6 नैनोमीटर की लाइट में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ रहा है। फोटो सिस्टम फर्स्ट का कैसे पता लगाया हमने, 700 नैनोमीटर की लाइट में। तो कंक्लूजन क्या निकला इस ग्राफ से कि एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोटो सिस्टम, दो फोटो सिस्टम का एग्जिस्टेंस है यहाँ पर। और दूसरा जो है वो निकला है कंक्लूजन कि बोथ फोटो सिस्टम, दोनों के दोनों फोटो सिस्टम क्या कर रहे हैं, साथ में बहुत अच्छा भला काम कर रहे हैं ना भाई, दोनों मिलकर साथ में ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बोथ फोटो सिस्टम वर्क साइमultaneously both photo system work simultaneously together, दोनों के दोनों बहुत अच्छे से साथ साथ में काम कर रहे हैं। एंड दे शो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, देखिए इधर, वन हेल्पिंग अदर, कि एक दूसरे को हेल्प करते हुए इतना अच्छे से काम कर रहे हैं कि जो अलग अलग करके कर रहे थे उनको भी दोनों को साथ में मिला दिया जाए तब भी उससे बेटर है। तो वन हेल्पिंग द अदर। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट में क्या बोला, रेड लाइट की वजह से फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो गया क्योंकि फोटो सिस्टम सेकंड इनएक्टिव हो गया था। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फोटो सिस्टम सेकंड इनएक्टिव होने से क्यों फोटोसिंथेसिस के रेट पे फर्क पड़ा, क्योंकि यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड जो है, क्यों नाम है इसका, इमर्जन इनहेंसमेंट हुआ ना, कि भाई जब दोनों को साथ में एक जैसी वेवलेंथ ऑफ लाइट को साथ में दिया जा रहा है, जब दोनों साइमultaneously टुगेदर वर्क कर रही है, तो ये सिनर्जिस्टिक इफेक्ट दिखाती है, यानी कि एक दूसरे को हेल्प करते हुए बहुत अच्छा परफॉर्मा है। इसलिए z इज नॉट इक्वल टू x प्लस वाई, z इज मोर देन x प्लस वाई। समझ में आया यहाँ तक? ये है आपके जो इमर्जन और आर्नोल्ड के आपस में एक्सपेरिमेंट थे, उनके बारे में हमने अब तक डिस्कस किया है। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, अब हम एक दो डेफिनेशंस देखेंगे, और मुझे लगता है डेफिनेशंस हमें यहीं पर देख लेनी चाहिए। क्या बोलते हो, देखते हैं चलो। इमर्जन इफेक्ट, ठीक है, इसका जो कंक्लूजन था उसको भी यहीं पर लेके आ जाते हैं। चलिए, अब मैं एक टर्म बताऊंगी आपको यहाँ पर, क्वांटम रिक्वायरमेंट। किसके बारे में बेटा? अब मैं बात करूंगी यहाँ पे क्वांटम रिक्वायरमेंट के बारे में। क्या होता है क्वांटम रिक्वायरमेंट?
कि जब एक क्वांटा ऑफ लाइट गिरती है, क्या बोला मैंने, एक ऑक्सीजन को रिलीज होने के लिए, एक O2 के मॉलिक्यूल को रिलीज होने के लिए क्या चाहिए, हमें क्वांटा ऑफ लाइट चाहिए। तो वो कितना होता है, क्या होती है उसकी वैल्यू, 8 होती है। यानी कि 8 क्वांटा इज इक्वल टू 8 क्वांटा की प्रेजेंस में आपका एक O2 का मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ये मैं आपको पहले से डाटा बता रही हूँ। तो व्हाट इज क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम रिक्वायरमेंट बताता है कि O2 के मॉलिक्यूल को रिलीज होने के लिए कितने क्वांटा ऑफ लाइट की, क्वांटा ऑफ लाइट का मतलब है लाइट एनर्जी की, लाइट एनर्जी के पैकेट्स की रिक्वायरमेंट है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। देखिए क्या है क्वांटम रिक्वायरमेंट, क्वांटम रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ क्वांटा of light required for release of O2, release of O2। क्या होता है कि भाई ऑक्सीजन को रिलीज होने के लिए, O2 को रिलीज होने के लिए नंबर ऑफ क्वांटा क्या हुआ, लाइट एनर्जी के जो पैकेट्स हैं उनकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो इसको हम बोलते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट। ये कितना होता है टोटल, अगर मैं बात करूं इसकी वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू आपकी होती है बच्चों, वैल्यू होती है 8 क्वांटा। 8 क्वांटा की नीड होती है एक O2 के मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए। ठीक है, एक और वर्ड है यहाँ पर देखिए, दूसरा वर्ड क्या है, क्वांटम इल्ड, फाइन, क्वांटम इल्ड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाइन से। ये क्या होता है भाई, ये भी देख लीजिए। नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड पर क्वांटा ऑफ लाइट, नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज्ड पर क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। मैंने क्या बोला, क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है कि एक O2 के मॉलिक्यूल को रिलीज होने के लिए कितने क्वांटा की जरूरत होती है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ O2 को रिलीज होने के लिए जितनी लाइट एनर्जी के पैकेट की रिक्वायरमेंट है वो है क्वांटम रिक्वायरमेंट। क्वांटम यील्ड क्या होता है कि पर क्वांटा ऑफ लाइट, जो एक पर क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड हो रही है उसमें कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन रिलीज हो रहे हैं। तो हमें पता है कि एक O2 के मॉलिक्यूल को रिलीज करने के लिए 8 क्वांटा की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं बोल रही हूँ कि एक क्वांटा में 8 क्वांटा इज इक्वल टू 1 O2 मॉलिक्यूल्स, लेकिन 1 क्वांटा में कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू मुझे देखनी हो तो आपको तो ये पता ही है, 8 क्वांटा इक्वल टू क्या है बेटा, 1 O2। ठीक है, तो 1 क्वांटा कितना हुआ, 1 क्वांटा के लिए अगर मैं देखूं तो कितना होगा यहाँ पर 1/8 O2। वैल्यू पुट कर दो फाई में, तो फाई कितना होगा, फाई इज इक्वल टू 1/8 यानी कि 0.125, और परसेंटेज में लिखना हो तो 12.5%। ये आएगा। क्या हुआ क्वांटम रिक्वायरमेंट कि ऑक्सीजन को रिलीज होने के लिए हमें पता लगाना है कितने क्वांटा ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो क्वांटा रिक्वायरमेंट। अब एक क्वांटा ऑफ लाइट में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं, इट इज कॉल्ड क्वांटम यील्ड, यानी कि फाई की वैल्यू इस तरह से पता लगाएगी। तो यहाँ पर ये बात खत्म हो गई है भाई। अब हम जो नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा मेन चैप्टर का बहुत हसीन सा टॉपिक, जिसके लिए आप लोग इतने टाइम से वेट कर रहे थे, उसका नाम है लाइट रिएक्शन। क्या है बेटा, लाइट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। और लाइट रिएक्शन 4 स्टेप्स में पूरी होती है। सबसे पहले तो लाइट रिएक्शन के लिए क्या जरूरी है कि लाइट का एब्जॉर्ब होना जरूरी है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। दूसरा क्या जरूरी है कि जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होगी वहां पे क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि वाटर की स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, वाटर टूटेगा। थर्ड में क्या होगा, थर्ड प्रोसेस लाइट रिएक्शन में देखा जाएगा कि वहां पर
एडीपी और फॉस्फेट आयन जुड़कर क्या बना रहे होंगे, एटीपी, और लास्ट का प्रोसेस जो होगा वहां पर क्या होगा, आपका फोटो रिएक्शन होगा, यानी कि NADP प्लस 2 हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल्स को लेकर क्या कर रहा होगा, 2 हाइड्रोजन को लेकर NADPH2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो इस 4 प्रोसेस में आपका लाइट रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो देखिए लाइट रिएक्शन के बारे में देखते हैं बच्चों, क्या पढ़ने वाले हैं हम आगे। लाइट रिएक्शन या इसी का दूसरा नाम है फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो केमिकल रिएक्शन या फेज, ठीक है। लाइट रिएक्शन या फिर फोटोकेमिकल फेज, क्या बोला मैंने कि भैया 4 प्रोसेस में पूरा होता है। किस में होता है, 4 प्रोसेस में पूरा होता है। तो देखिए 4 प्रोसेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, देखिए इधर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जिसमें क्या होगा भाई, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्या बोला मैंने, लाइट रिएक्शन में पहले तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, दूसरा क्या होगा, स्प्लिट होगा वाटर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, एंड रिलीज, क्या रिलीज होगा, O2, एंड रिलीज O2, O2 रिलीज होगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की होने की वजह से, यानी कि स्प्लिट होने की वजह से। थर्ड प्रोसेस जो है वो है फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है भाई, एडीपी एटीपी बनाने का काम होगा। यहां पर क्या होगा, एडीपी प्लस एक फॉस्फेट, एडीपी एक फॉस्फेट से जुड़ेगी, किसकी प्रेजेंस में भाई, लाइट की प्रेजेंस में, लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, और बन जाएगा आपका एटीपी। लास्ट प्रोसेस है फोटो रिएक्शन। लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में हो रहा है फोटो रिएक्शन। इस फोटो रिएक्शन में क्या हुआ, फोटो रिएक्शन में क्या हुआ, आपका NADP प्लस 2 हाइड्रोजन लेके NADPH.H प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। तो लाइट रिएक्शन 4 भाग में होगी भाई। सबसे पहले लाइट रिएक्शन को करने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट है, तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, फिर वाटर का स्प्लिटिंग होगा, फोटोलाइसिस होगा, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी। फिर प्रोसेस है फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें एडीपी एटीपी के एडीपी जो है फॉस्फेट के साथ जुड़कर लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में एटीपी बनाएगी, क्योंकि अब एनर्जी चाहिए ना भाई, प्रोसेस लंबा बढ़ता जा रहा है। लास्ट में हम देख रहे हैं कि फोटो रिएक्शन होता है। क्या होता है, फोटो रिएक्शन होता है। कैसे होता है कि NADP प्लस जो है वो लाइट में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमें क्या देखना पड़ेगा, ये रिएक्शन देखना पड़ेगा। अब ये जो लाइट रिएक्शन है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होगी। लाइट रिएक्शन, ये जो 4 पार्ट आपने 4 स्टेप पढ़े, ये 4 स्टेप 2 पार्ट्स में होंगे। एक होता है लाइट रिएक्शन के अंदर नॉन साइक्लिक ETS, और एक होता है हमारा साइक्लिक ETS। तो हम दोनों के बारे में 1 बाय 1 पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं बच्चों नॉन साइक्लिक ETS के बारे में, कि नॉन साइक्लिक ETS कैसे कंप्लीट होगा और साइक्लिक ETS कैसे कंप्लीट होगा। तो 1 बाय 1 में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले नॉन साइक्लिक ETS। तो स्टार्ट करते हैं नॉन साइक्लिक ETS। व्हाट इज नॉन साइक्लिक ETS, अभी छोटा छोटा मोटा मोटा तो मैंने आपको बताया ही है।
नॉन साइक्लिक ईटीएस या इसे ही बेटा बोला जाता है आपका नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। देखिए नॉन साइक्लिक ईटीएस या नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, वही होता है कि यहाँ पे ये शुरुआत होगा इसका पीएस सेकंड से, फोटो सिस्टम सेकंड से, और पीएस सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन करवाएगा वो दोबारा से लौट कर पीएस सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड के पास में नहीं आता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं नॉन साइक्लिक ईटीएस। होता कहाँ पर है, ये होता है आपके ग्रेनल थाइलेकॉइड के अंदर, और आपको पता है कि ग्रेनल थाइलेकॉइड में फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो इट इज अकर ओनली इन ग्रेनल थाइलेकॉइड as it involve PS first and PS सेकेंड। कि कहाँ पर होता है, ग्रेनल थाइलेकॉइड में होता है, और इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड जो है वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर इसको समझने से पहले हम समझते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल आरपी को, कि आरपी क्या होता है। मैं आपको बता देती हूँ कि जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का, यानी कि एक रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल है, उस पर अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रॉन कैरियर जो है वो उस स्केल पे जिस अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। और ये होता है आरपी इज नॉट प्रोपोर्शनल इन एनर्जी, आरपी इज इरप्रपोर्शनल ऑफ एनर्जी, यानी कि रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, और एनर्जी बढ़ेगी तो रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगा, एक दूसरे के इरप्रपोर्शनल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा, रेडॉक्स पोटेंशियल के बारे में अगर मैं बात करूं, रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है, तो देखिए इधर पहले रेडॉक्स पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे हम। रेडॉक्स पोटेंशियल का डेफिनेशन देखिए बच्चों, क्या होता है, एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की एबिलिटी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की जो एक मॉलिक्यूल की एबिलिटी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए इधर क्या हुआ, अभी मैंने बताया कि लो आरपी से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लो रेडॉक्स पोटेंशियल से हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आपका मूव करेगा, यानी कि डाउन हिल मूव करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। ये है आपका रेडॉक्स पोटेंशियल। अब क्या होता है रेडॉक्स पोटेंशियल, कैसे काम करता है वो देखिए। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, कैसे काम करता है रेडॉक्स पोटेंशियल वो देखिए, व्हेन ऑल द इलेक्ट्रॉन कैरियर्स अरेंज इन, कहां पर अरेंज होंगे ये, द सीक्वेंस ऑफ the sequence of redox potential scale a zigzag or Z shaped is obtained। जब क्या होते हैं ये इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने वाले
इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले कैरियर्स या फिर मैं बोलूं इलेक्ट्रॉन कैरियर जो हैं वो एक सीक्वेंस में जेड स्केल पर रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल पर अरेंज हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है लास्ट में? हमें मिलता है वहां जेड शेप या फिर एक जिगजैग शेप। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन या जेड स्कीम देखने को मिलेगी। तो जेड स्कीम का मतलब है कि ये एक जिगजैग शेप आपको देखने को मिलेगा, और ये जिगजैग शेप जब हम पूरा पढ़ लेंगे ना बेटा इसको, तब तुम्हें देखने को ज्यादा अच्छे से मिलेगा। अभी समझ में आएगा ये जिगजैग शेप तुम्हें, लेकिन एक साथ समझ में नहीं आएगा। आज हम ट्राई करेंगे आज की क्लास में समझ लें, बट मुझे लगता नहीं आज की क्लास में पूरी लाइट रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो पाएगी। तो इसको क्या बोलते हैं? जब जिगजैग शेप मिलता है तो इट इज कॉल्ड जेड स्कीम, इट इज कॉल्ड जेड स्कीम। और इसे ही हम बोलते हैं, ये किसने दी थी? बाय हिल एंड बेंडल। आपको पता है लाइट रिएक्शन को और जेड स्कीम को किसने प्रपोज किया था? रॉबर्ट हिल एंड बेंडल ने। इट इज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हिल एंड बेंडल। तो ये समझ में आया रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन के एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी होती है वो रेडॉक्स पोटेंशियल है। रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं वो अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब रेडॉक्स स्केल पे क्या हो जाते हैं? अरेंज हो जाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? एक जिगजैग शेप मिलता है जिसको हम बोल रहे हैं जेड स्कीम। अब नॉन साइक्लिक ईटीएस जो कि किसका? लाइट रिएक्शन का पार्ट है। किसमें चल रहा है? ये लाइट रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम। तो नॉन साइक्लिक ईटीएस काम कैसे करता है भाई? शुरू कहाँ से होता है ये देखिए। तो हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? सबसे पहले बेटा अपन कर लेते हैं बात रेडॉक्स पोटेंशियल की, यानी कि रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल की। तो मान लो ये रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल है, ठीक है। इस रेडॉक्स पोटेंशियल पे किस तरह से अरेंज है? ये है हाई आरपी, और इधर है लो आरपी। हाई आरपी का मतलब क्या है कि यहाँ पर है एनर्जी लो। हाई आरपी है तो एनर्जी लो है, और लो आरपी है तो यहाँ की एनर्जी क्या है? हाई एनर्जी है, एनर्जी रिच है। देखो इधर लास्ट में, यहां जब मैंने नॉन साइक्लिक ईटीएस में यानी कि रेडॉक्स पोटेंशियल आपको बताया, तो यहां पर आरपी इज इरप्रपोर्शनल 1 एनर्जी, ये होता है। यानी कि एनर्जी बढ़ेगी तो रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, और रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी। तो यहां पर देखने को मिल रही है आपको यही सेम चीज देखने को मिल रही है। देखो इधर कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करता है आपका लो आरपी से हाई आरपी की तरफ। तो यही मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो आरपी से हाई आरपी की तरफ आएगा। ऐसा नहीं, नहीं भाई ऐसा नहीं। इधर देखिए लो आरपी से हाई आरपी जा रहा है ना, यानी कि रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तब जाके आपका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? काम करेगा। इसलिए हम बोल रहे हैं कि लो आरपी से हाई आरपी जा रहा है, यानी कि समझ में आ रहा है क्या बोल रही हूं मैं? नहीं आ रहा होगा। देखो इधर लो रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है एनर्जी ज्यादा है, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल का मतलब है कि एनर्जी कम है। तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है हाई एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ आएगा? क्या नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा आपका कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ, यानी कि हाई रेडॉक्स पोटेंशियल से लो रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ। समझ में आ रहा है? यानी कि लो रेडॉक्स पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, यानी कि डाउन हिल मूव करता है। फिर यहाँ से ये इस तरह से नीचे की तरफ आएगा, और फिर हम देखेंगे यानी कि लो आरपी से हाई आरपी तब देखेंगे। अभी ये पूरी चीज समझ में आएगी, मैं दोबारा से फटाफट से यहीं पे समझा देती हूँ। इलेक्ट्रॉन लो आरपी से हाई आरपी की तरफ मूव करेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं करेगा। पहले हाई आरपी से, जब इलेक्ट्रॉन का रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होगा? हाई होगा, तब क्या होगा? यहाँ पर एनर्जी लो है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं हो पाएगा। पहले इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होगा तो क्या होगा? रेडॉक्स पोटेंशियल कम होगा, उसके बाद में एनर्जी में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एक्साइटेड। अब उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले कैरियर्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, उनको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये जो लो आरपी वाला है, ये उसको इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल रेडॉक्स पोटेंशियल कम हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो उसको कैरी करने वाले मॉलिक्यूल्स रेडी हो जाएंगे, यानी कि उसको कैरी करने वाले
आपके अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स यहाँ पर रेडी होंगे जो उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ से लो आरपी से हाई आरपी की तरफ वापस से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस तरह से मूव करेगा आपका इलेक्ट्रॉन। तो ये है आपका रेडॉक्स स्केल। चलिए भाई, रेडॉक्स स्केल पे काम कैसे हो रहा है देखिए। रेडॉक्स स्केल पे हम काम करवा रहे हैं किसको, सबसे पहले हम लाइट रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। क्या शुरू कर रहे हैं बेटा, लाइट रिएक्शन शुरू कर रहे हैं। तो देखो इधर लाइट रिएक्शन शुरू हो रही है आपकी, ये अब लाइट रिएक्शन शुरू होगी तो लाइट रिएक्शन नॉन साइक्लिक ईटीएस से स्टार्ट होता है फोटो सिस्टम सेकंड से। इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकंड दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लाइट रिएक्शन नॉन साइक्लिक ईटीएस कब स्टार्ट होता है, जब फोटो सिस्टम सेकंड पर 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाला लाइट क्या होगा, गिरेगा। तो क्या होगा, यहाँ पर क्लोरोफिल A680 जो है वो मूव करेगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा, यानी कि वो क्या करेगा, फंक्शन करने के लिए एक्टिव हो जाएगा, वो काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर OEC, वाटर को स्प्लिट करने वाले मॉलिक्यूल। लेकिन उन वाटर को स्प्लिट करने वाले मॉलिक्यूल्स के लिए, वाटर स्प्लिटिंग कंपाउंड्स के लिए क्या जरूरी है, जरूरी है आपकी लाइट का गिरना। तो ये फोटो सिस्टम सेकंड से OEC जो है वो क्या करता है, अरेंज होता है एक दूसरे में, क्या होता है वो अरेंज होता है वहां पर, यानी कि उसके साथ में प्रपोज्ड होता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन, वाटर टूटेगा, वहां पे 2 हाइड्रोजन निकलेंगे एक वाटर के मॉलिक्यूल से और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। तो क्या दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ फोटो सिस्टम सेकंड को दे दिए जाते हैं, नहीं, 1 बाय 1 करके दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तुम यहां पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है। यह है आपका क्लोरोफिल A680, ठीक है। और क्लोरोफिल A680 का मतलब है फोटो सिस्टम सेकंड है, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, सेकंड होगा, पहले भी बताया है ये मैंने, ठीक है। इस तरह से रेडॉक्स पोटेंशियल पे इस पे हमने रख दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, ये देखिए यहाँ पे हो रहा है कि एक फोटोन ऑफ लाइट गिरी, पहले एक फोटोन ऑफ लाइट गिरी, तो यहाँ पे फोटो सिस्टम सेकंड के साथ में क्या एसोसिएटेड है, मैं बोल रही हूँ आपसे OEC। क्या एसोसिएटेड है बेटा, यहाँ पे प्रेजेंट है OEC। OEC का मतलब है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या फिर वाटर स्प्लिटिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये जो OEC है ये क्या करेगा आपका, ये OEC यहाँ पर तोड़ रहा है वाटर को, ये है यहाँ पर H2O। तो H2O के टूटने से आपको पता है क्या निकलेगा, 2H+ रिलीज होंगे, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगा, और इससे जो होगा आपका इलेक्ट्रॉन रिलीज वो आ जाएगा यहाँ पर क्लोरोफिल A680 के पास में, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। अब क्लोरोफिल A680 स्टार्टिंग में क्या हुआ कि भैया लाइट गिर रही है, किस पे गिर रही है लाइट, फोटो सिस्टम सेकंड पे लाइट गिरी, एक फोटोन आया, फोटो सिस्टम सेकंड जो था वहां पर उसके साथ में क्या एसोसिएटेड था आपका OEC, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। जैसे ही लाइट गिरी, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल था वो स्प्लिट हो गया, ठीक है। वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होने के बाद में 2 हाइड्रोजन निकले, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले और ऑक्सीजन निकल गए। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये दोनों के दोनों किसके अंदर, ये प्रोसेस चल रहा है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर। तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर जो ल्यूमेन प्रेजेंट है वहां पर ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन वाटर के टूटने से हमें मिला, इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज दिया जाता है, किसको दे दिया जाता है, इस इलेक्ट्रॉन को भेज दिया जाता है क्लोरोफिल A680 के पास में। ये शुरू कहाँ से हुई है, लाइट आई कहाँ से, जब 680 नैनोमीटर का वेवलेंथ का लाइट फोटो सिस्टम सेकंड पर पड़ा, तब जाके फोटो सिस्टम सेकंड जो है वो एक्टिव हुआ है। जैसे ही क्लोरोफिल A680 को क्या मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, इसके पास में क्या आता है बच्चा, इलेक्ट्रॉन आता है। अब आप सोच रहे होंगे, चलो मत सोचो तुम, इलेक्ट्रॉन आता है तो ये क्या होता है, ये जो क्लोरोफिल A680 है, क्या बेटा ये क्लोरोफिल A जो 680 है ये क्या होता है, एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने की वजह से ये क्लोरोफिल A680 स्टार में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक्साइटेड हो गया। तो एक्साइटेड हुआ तो जो क्लोरोफिल A680 का पहले पोटेंशियल क्या था, कैसा, हाई रेडॉक्स पोटेंशियल था, यानी कि एनर्जी कम थी, एक्साइटेड नहीं था। अब जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिला, इसकी एनर्जी हो गई हाई और रेडॉक्स पोटेंशियल हो गया कम। अब इस क्लोरोफिल A680 को जब इसकी एनर्जी हाई हो चुकी है, ये एक्साइटेड हो चुका है, तो यहाँ पर इससे इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कौन रेडी है, आपका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, जिसका नाम है फियोफाइटिन। क्या नाम है बेटा, फियोफाइटिन।
तो ये फियोफाइटिन यहाँ पर प्रेजेंट है आपका इस तरह से। ये फियोफाइटिन क्या होता है? फियोफाइटिन होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो क्लोरोफिल A680 जो है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कि क्लोरोफिल A किसको दे देगा अपने इलेक्ट्रॉन? फियोफाइटिन को, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को। अब क्या होगा? ये जो PS सेकेंड था, क्या था? फोटो सिस्टम सेकेंड। ये थाइलेकोइड में कहाँ प्रेजेंट था? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे। कहाँ प्रेजेंट था बेटा? आउटर साइड पे। और ये वाटर स्प्लिटिंग जो मॉलिक्यूल था ये प्रेजेंट था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे प्रेजेंट था। आपको ये चीज ऐसे समझ में नहीं आएगी, मुझे भी पता है ये चीज तो बहुत अच्छे से, लेकिन मैं अब यहाँ पर आपको दिखाऊंगी क्या? जादू। देखिए, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन बनाते हैं हम सबसे पहले तो। और आपको पता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन जो है वो सिंगल मेम्ब्रेन वाली होती है, डबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। ये आप सोच रहे होंगे ये आपने ऐसे क्यों बनाया? ये मैंने इसलिए बनाया है ताकि क्या हो सके, ताकि तुम लोगों को समझ में आए कि कहाँ पे किस तरह से प्रेजेंट है आपके क्या सारे के सारे पिगमेंट्स किस तरह से अरेंज होते हैं। मैं चीज़ों को डिटेल में बता पाऊँ इसलिए मैंने ऐसा बताया है। मैं पहले ही लिख देती हूँ यहाँ पे कि ये क्या है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। ये पूरी की पूरी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। और ये है इसका ल्यूमेन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए भाई, अब क्या हुआ? अब मैं स्टार्ट करती हूँ कि मैंने ये जो क्लोरोफिल A के बारे में, फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में यहाँ बताया, उसको मैं यहाँ पर डिटेल में बताती हूँ आपको। तो क्या हुआ भाई? यहाँ पर है भाई फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम सेकेंड कहाँ पे प्रेजेंट है? थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। अब क्या हुआ कि यहाँ पर इसके ऊपर गिरी 680 नैनोमीटर की लाइट। अब आप सोच रहे होंगे ये दो लाइट्स क्यों बनाई है? पहले एक गिरती है फिर उसके बाद में दूसरी गिरती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लाइट गिरी। जैसे ही फोटो सिस्टम सेकेंड पर क्या गिरा? आपका लाइट गिरा। लाइट गिरने के बाद में यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर इससे एसोसिएटेड है OEC। क्या एसोसिएटेड है आपका? OEC। OEC कहाँ पर प्रेजेंट है? फोटो सिस्टम सेकेंड के साथ में जुड़ा हुआ है, उससे एसोसिएटेड है और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ प्रेजेंट है। यह है क्या? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, यानी कि वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो क्या करेगा? वाटर को तोड़ेगा। अब देखो यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल आपका टूट रहा है। क्या टूट रहा है बेटा? वाटर का मॉलिक्यूल आपका टूट रहा है। ये वाटर का मॉलिक्यूल टूटा, देखिए इधर, ये वाटर का मॉलिक्यूल है, इसको तोड़ा मैंने, तो ये कैसे टूटा? 2H+ और साथ में यहाँ पर निकले 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकला। अब इससे जो क्या निकला? आपके इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन OEC, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स वाला जो OEC है, ये किसको दे देगा? यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं इसने दे दिए हैं अपने इलेक्ट्रॉन किसको? फोटो सिस्टम सेकेंड को। समझ में आया कि किसको दे दिया इसने अपने इलेक्ट्रॉन? फोटो सिस्टम सेकेंड को। अब फोटो सिस्टम सेकेंड जो आउटर सरफेस पे प्रेजेंट था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के, इससे ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो ये देखिए यहाँ पे, और फियोफाइटिन कहाँ प्रेजेंट है? फियोफाइटिन भी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है, बाहर की तरफ प्रेजेंट है, अंदर की तरफ प्रेजेंट नहीं है। देखिए इधर, ये 2 इलेक्ट्रॉन गए, एक्सेप्ट किसने किया भाई? इनको एक्सेप्ट किया फियोफाइटिन ने। ये PHE लिख रही हूँ, समझ जाना कि फियोफाइटिन की बात कर रही हूँ। ये क्या था? फोटो सिस्टम सेकेंड और जेड स्कीम का प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था। अब ये फियोफाइटिन के पास में जाने के बाद में प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जब इसको ले लेता है तो ये इलेक्ट्रॉन अपने किसको ट्रांसफर करेगा? अब ये अपने इलेक्ट्रॉन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलेगा कि भाई मैं एक्सेप्टर हूँ, मैंने ले लिया, लेकिन मुझसे भी तो कोई लेगा, तभी तो ये एक्सेप्ट कर रहा है।
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर को जाके नहीं देता। एनसीईआरटी क्लियर बोल रही है दैट pheophytin primary electron acceptor is not given their electron to electron carrier but it gives it to किसको दे रहा है ये? प्रोटॉन कैरियर को, H कैरियर को, मोबाइल H कैरियर को देता है ये। और वो कौन है यहाँ पर? वो है आपका प्लास्टोक्विनोन। क्या है? प्लास्टोक्विनोन। तो ये फियोफाइटिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है बेटा? ये दे रहा है आपके इलेक्ट्रॉन को, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है ये? प्लास्टोक्विनोन को, प्लास्टोक्विनिन PQ को दे रहा है ये। PQ भी कहाँ पे प्रेजेंट है? ये भी थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है। अब PQ क्या है भाई? ये H कैरियर है। क्या है? मोबाइल H कैरियर है। इसने तो बोला भी नहीं था कि तो मुझे इलेक्ट्रॉन दे, ये जबरदस्ती दे रहा है इसको। तो ये H कैरियर है, तो ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को कैरी नहीं करेगा, ये साथ में किसको कैरी करेगा? हाइड्रोजन को, यानी कि प्रोटॉन्स को भी कैरी करेगा। अब यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं फियोफाइटिन से, तो क्योंकि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था, प्रोटॉन तो इसने दिए नहीं इसको, H तो इसको दिए नहीं, तो PQ क्या करेगा? अब स्ट्रोमा से, ये अंदर तो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है, इसका आउटर पार्ट जो है स्ट्रोमा, इस स्ट्रोमा से क्या करेगा? ये हाइड्रोजन लेगा। कौन लेगा? PQ हाइड्रोजन लेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PQH2 में। यहां से इसने हाइड्रोजन लिए, यहां से आ रहे हैं 2H+ स्ट्रोमा से, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? इधर देखो, PQH2 में। इस PQH2 को प्लास्टोक्विनिन जो है हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के बाद में, क्योंकि ये मोबाइल H कैरियर है जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन दोनों को क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। तो PQH2 में कन्वर्ट हो गया, जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोल। अब ये जो प्लास्टोक्विनोल है, क्या बोला मैंने? प्लास्टोक्विनोल। भाई PQ भी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट था थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के, तो PQH2 भी आउटर सरफेस पे प्रेजेंट है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के। अब PQH2 प्लास्टोक्विनोल बनने के बाद में ये आपका शिफ्ट हो जाएगा कहाँ पे? अंदर की तरफ, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे आके ये बैठ जाएगा। इस तरह से ये बैठ गया। अब ये बोल रहा है PQH2, क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो हाइड्रोजन कैरी करने वाला हूं भी नहीं, प्रोटॉन कैरी करने वाला। अब ये किसके पास जाता है? अब ये जा रहा है इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास में, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, जिसका नाम है यहाँ पर साइटोक्रोम F या साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स के पास में ये चला जाता है। तो ये देखिए, साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F, ये क्या होता है? एक तरह का ट्रांस मेम्ब्रेन होता है। साइटोक्रोम, एक सेकेंड, साइटोक्रोम F या फिर साइटोक्रोम B6 जो एक तरह का ट्रांस मेम्ब्रेन है, ये क्या करेगा? PQH2 जो है अपने इलेक्ट्रॉन को, इसने इससे लिए इलेक्ट्रॉन, PQH2 में कन्वर्ट हो गया, 2 हाइड्रोजन इधर से ले लिए, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को तो दे देगा इसको, इससे साइटोक्रोम F या साइटोक्रोम B6 क्या ले लेगा? इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, लेकिन ये हाइड्रोजन इससे नहीं लेगा, ये मना कर देते हैं कि भैया मेरे को जरूरत नहीं है हाइड्रोजन की। तो अब हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे? भाई साइटोक्रोम F को इलेक्ट्रॉन देने के बाद में हाइड्रोजन कहाँ पे मूव हो जाएंगे? ल्यूमेन के अंदर। तो 2H+ जो है ल्यूमेन में क्या हो जाएंगे? सिक्रेट हो जाएंगे, और वापस से ये जो PQH2 था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? PQ में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हुआ भाई? प्लास्टोक्विनिन जो था उसने हाइड्रोजन स्ट्रोमा से लिए इलेक्ट्रॉन, लिए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। अब इलेक्ट्रॉन इसने ट्रांस मेम्ब्रेन साइटोक्रोम F या B6 को दे दिए, इसने हाइड्रोजन लेने से मना कर दिया क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है। तो ये यहाँ पे क्या करेगा? हाइड्रोजन कहाँ जाएंगे? ल्यूमेन के अंदर चले जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, हाइड्रोजन इसको दे दिए, जो लिया था वो तो रिलीज ही कर दिया, तो वापस से ये किस में कन्वर्ट हो गया? PQ में। ये PQ प्लास्टोक्विनिन क्यों बन गया वापस से? क्योंकि इसका बार बार काम है कि ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता रहे, लेता रहे, और आगे उनको क्या करता रहे? ट्रांसफर करता रहे। जिससे क्या होगा? फोटो सिस्टम सेकेंड, जिसपे 680 नैनोमीटर की लाइट पड़ी थी, तो एक लाइट गिरी तो 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। अब दूसरी लाइट जब गिरेगी तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये एक साथ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं दिए जाते हैं, फोटो सिस्टम सेकेंड को भी 1 बाय 1 करके दिए जाते हैं, ठीक है। और हमें क्यों 2 वाटर के मॉलिक्यूल को यहाँ पर तोड़कर, 2 वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करके
आगे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करवाने की नीड है, क्योंकि यहाँ पर सिंगल ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अभी तक रिलीज हुआ है, हमें O2 रिलीज करनी है, क्योंकि ल्यूमेन के अंदर और एटमॉस्फेयर के अंदर O2 रिलीज की जाएगी। ठीक है, पहला रीजन तो ये हो गया। अभी देखो साइटोक्रोम F या B6 जो है, साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स या B6 कॉम्प्लेक्स, ये क्या करेगा, ये आगे आपके इलेक्ट्रॉन को, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को किसको ट्रांसफर करेगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। भाई 2 इलेक्ट्रॉन लिए थे तो 2 इलेक्ट्रॉन ही देगा। इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम क्या है, पीसी, प्लास्टोसाइनिन। क्या नाम है बेटा, पीसी, प्लास्टोसाइनिन। और ये प्लास्टोसाइनिन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ, सॉरी, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ, इनर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। इनर मेम्ब्रेन नहीं बोल सकती क्योंकि सिंगल मेम्ब्रेन वाला है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन वाला होता है। तो इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन को प्लास्टोसाइनिन को प्रोवाइड कर दिया। अब इस प्लास्टोसाइनिन जो कहाँ पे, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर सरफेस पे प्रेजेंट थी, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है, और ये प्लास्टोसाइनिन अपने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करेगा, फोटोसिस्टम फर्स्ट को। किसको ट्रांसफर करेगा बेटा, फोटोसिस्टम फर्स्ट को। और फोटोसिस्टम फर्स्ट जो है यहाँ पर थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के कहाँ प्रेजेंट होता है, आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। ये बात हुई है अब तक। अब इन सारी चर्चाओं को हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे लिख के दिखा रही हूँ आपको। क्या हुआ भाई, सबसे पहले हुआ आपका फियोफाइटिन तक आ गया था इलेक्ट्रॉन। अब फियोफाइटिन से हमने इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर करना है, अंदर की तरफ ट्रांसफर करना है। देखिए भाई थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, ये तुम समझ ही जाओगे, ठीक है। फियोफाइटिन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दिए थे, PQ को। किसको दिए थे बेटा, PQ को, प्लास्टोक्विनोन को। प्लास्टोक्विनोन ने क्या किया कि भाई 2 इलेक्ट्रॉन लिए फियोफाइटिन से, और साथ में इसने क्या किया, स्ट्रोमा से 2H+ लिए, तो 2H+ फ्रॉम स्ट्रोमा ले लिए। 2H कहाँ से, स्ट्रोमा से, और 2 इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन से। फिर उसके बाद में क्या हुआ भाई, ये देखिए PQH2 बन गया। PQH2 बनने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन इसने किसको दे दिए, फिर से PQH2 बनने के बाद में इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए साइटोक्रोम F, या इसी का दूसरा नाम है साइटोक्रोम B6 को दे दिए। और फिर क्या हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन देने के बाद में हाइड्रोजन रिलीज हुए, और हाइड्रोजन कहाँ पर रिलीज हुए, स्ट्रोमा के अंदर। तो 2H+ रिलीज्ड इनटू ल्यूमेन। ल्यूमेन में रिलीज हुए, स्ट्रोमा से लिए थे। यहां तक समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, उसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन पहुंच गए आपके किसके पास में, PC के पास में। किसके पास में, PC के पास में, यानी कि प्लास्टोसाइनिन के पास में। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास में पहुंच गए, आपके PC, और PC से ये इलेक्ट्रॉन फाइनली पहुंच जाएंगे किसके पास में, फोटोसिस्टम फर्स्ट, यानी कि LHC फर्स्ट, फोटोसिस्टम फर्स्ट। और इसी को अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे कौन सा होगा, क्लोरोफिल A700। ठीक है, तो इस तरह से रिलीज होंगे। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ दिखा रही हूँ तुम्हें, ये बताया मैंने रेडॉक्स स्केल पे अब तक। ठीक है, अब फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास में कौन लेके गया, फोटोसिस्टम के लिए PC प्लास्टोसाइनिन ने दिए, इलेक्ट्रॉन कैरियर था, किसने दिए, प्लास्टोसाइनिन ने फोटोसिस्टम फर्स्ट को इलेक्ट्रॉन दिए। अब फोटोसिस्टम फर्स्ट का भी कोई प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जैसे फोटोसिस्टम सेकंड और जेड स्कीम का पहला प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, फियोफाइटिन था। तो यहाँ पर होता है क्या, FRS। क्या होता है बेटा, FRS। तो इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम यहाँ पे ढंग से देखो, ये जो अभी तक हमने बोला है इसको हम एक बार लिख के देख लेते हैं। क्या करते हैं बच्चा, लिख लेते हैं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो कि ये हुआ क्या। ठीक है, तो लिख लेते हैं बेटा इसको। सबसे पहले क्या हुआ, 1 बाय 1 लिख के बताती हूँ, फिर दोबारा रिवाइज करती हूँ। सबसे पहले हुआ व्हेन क्लोरोफिल A 680 पर क्या हुआ, ये ऑब्जर्व कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है
when chlorophyll A680 absorb red light of 680 नैनोमीटर। किसने? क्लोरोफिल A680 ने क्या किया? रेड लाइट अब्सॉर्ब की। कौन से? कितने नैनोमीटर की? 680 नैनोमीटर की। तो क्या होगा? ये चेंज हो जाएगा, इट चेंज इनटू ये चेंज हो गया क्लोरोफिल A680 स्टार में, जो क्या है? एक तरह की, अगर मैं बात करूं, एनर्जी रिच स्टेट है, एनर्जी रिच एंड लो आरपी स्टेट, एनर्जी रिच स्टेट और लो आरपी। ये हुई पहले तो बात, ठीक है। फिर क्या हुआ? नाउ अब क्लोरोफिल A680 स्टार, क्लोरोफिल A680 स्टार लूजेज एन इलेक्ट्रॉन। ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, लूज एन इलेक्ट्रॉन विच इज, जिसको कौन एक्सेप्ट करेगा? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, विच इज टेकन बाय प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। मतलब फियोफाइटिन ने क्या किया? इसको एक्सेप्ट कर लिया। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या था? फियोफाइटिन। देखो इधर दोबारा से मैं बता रही हूं कि पहले क्या हुआ कि रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया किसने? क्लोरोफिल A680 वाले ने। 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्ब किया, इसलिए फोटो सिस्टम सेकेंड एक्टिव हुआ, ठीक है। इसको एब्जॉर्ब किया, जो क्या थी वो कन्वर्ट हो गया क्लोरोफिल A680 स्टार में, जिससे क्या हो गया आपका? क्लोरोफिल A680 स्टार में कन्वर्ट होने के बाद में इसने लूज कर दिया आपका एक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लूज किया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में इसको सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। किसने एक्सेप्ट किया? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। अब ये देखिए इसके बाद में क्या हुआ। इसके बाद में जैसे इसने 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने क्या किया? क्लोरोफिल A स्टार के चेंज होने के बाद में उससे इलेक्ट्रॉन जो लूज हुआ था उसको ले लिया, क्योंकि उसका काम ही एक्सेप्ट करा। लेकिन ये हुआ कैसे भाई? 680 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ की लाइट गिरी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद में मेन काम तो हुआ था आपका वाटर स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुआ। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अगर नहीं होता, इमेजिन करो, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन आता ही कहां से? इलेक्ट्रॉन नहीं आता तो फियोफाइटिन इसको एक्सेप्ट कैसे करता? यही तो मैंने बताया लास्ट में। मैंने क्या बोला कि भाई 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट यहां पर गिरी। क्या हुआ? 680 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट यहां पर गिरी, जिससे फोटोसिस्टम सेकंड पे गिरी, यानी कि क्लोरोफिल A680 क्या हुआ? एक्टिव हो गया, फोटोसिस्टम सेकंड एक्टिव हो गया। लेकिन वो किससे एसोसिएटेड था? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, फोटोलाइसिस वाटर करने वाले कॉम्प्लेक्स से, OEC से। तो वाटर टूटा और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। उस इलेक्ट्रॉन को कहां पे लाया गया? क्लोरोफिल A680 के पास में, जिसकी वजह से क्लोरोफिल A680 स्टार में चेंज हो गया, यानी कि एनर्जी रिच और लो आरपी में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद में क्या हो रहा है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को, जो आगे ट्रांसफर करेगा। यही हमने बताया। तो वाटर स्प्लिटिंग के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहले इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? यहाँ पे क्लोरोफिल A एक्साइटेड हुआ, 680 में कन्वर्ट हुआ, लो आरपी हाई एनर्जी में। लेकिन अब आप देख सकते हो कि इसके बाद से जो ये प्रोसेस चल रहा है वो कैसे चल रहा है? लो आरपी से हाई आरपी। ये हाई आरपी की तरफ ही आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हो। तो ये कैसे आ रहा है? लो आरपी से हाई आरपी की तरफ आ रहा है। यही बताया था आपको मैंने। चलिए अब नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं कि वाटर स्प्लिटिंग, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए क्या जरूरी है? तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की बात करते हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है और ये होता क्या है? पहले तो ये देखो, और कहां पे होता है? occur on inner side of, कहां पे चलता है ये?
कहाँ पे प्रेजेंट था? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर स्प्लिटिंग मॉलिक्यूल हमारा प्रेजेंट था किसके अंदर? किसके अंदर प्रेजेंट था बेटा? ये प्रेजेंट था हमारा किसके अंदर? इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर अकर ऑन इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। पहली चीज तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर कहाँ पे होता है? इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में होता है। अब देखिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसकी रिक्वायरमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स क्या है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर की? तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट है कि होना चाहिए ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। नंबर ए रिक्वायरमेंट है कि हमें क्या चाहिए? वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए उसके लिए, वरना नहीं टूट पाएगा। वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर इसी का दूसरा नाम है ऑक्सीजन, ओईसी लिखा है ना वहां पे, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ओईसी। इसकी रिक्वायरमेंट होती है सबसे पहले, और कुछ मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या होता है भाई? ये देखिए, इसके बारे में लिखते हैं सबसे पहले। तो ये क्या है? ओईसी, इट इज अ प्रोटीन, ये प्रोटीन होता है। इट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड, इट इज अ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स किससे एसोसिएटेड होता है? फोटोसिस्टम सेकेंड से, एसोसिएटेड विद पीएस सेकेंड, पीएस सेकेंड से एसोसिएटेड है। एंड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एंड इज लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। क्या बोला कि भाई रेडॉक्स स्केल पे हम बात कर रहे थे, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लो आरपी से हाई आरपी की तरफ डाउन हिल मूवमेंट करता है। ये हमने देख लिया कैसे हुआ, देख लो इधर, लो आरपी से हाई आरपी की तरफ डाउन हिल मूवमेंट कर रहा है जेड स्कीम के अंदर। पहली चीज तो हुआ क्या? क्लोरोफिल A680 पर ये क्या कर रहा है? रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। कितने नैनोमीटर की? 680 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से फोटो सिस्टम सेकेंड एक्टिव हुआ और वाटर स्प्लिट हुआ, यानी कि वाटर का मॉलिक्यूल टूटा। क्यों टूटा? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स को टूटने के लिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए चाहिए हमें वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या फिर ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये कहाँ पे प्रेजेंट था? कि पहली बात तो ये एसोसिएटेड होता है, एक तरह का प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जो फोटोसिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड होता है, उसी से जुड़ा रहता है, और थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में इनर साइड में प्रेजेंट होता है। इसके टूटने के बाद में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था। और इसके अलावा वाटर को, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए एक और क्या रिक्वायरमेंट होती है? अगर मैं बी रिक्वायरमेंट की बात करूं कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो दूसरा चाहिए आपके मिनरल्स। क्या चाहिए? मिनरल्स। पहला तो चाहिए ओईसी, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, जो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करवाएगा। और इसके अलावा क्या चाहिए आपको? हमें यहाँ पर चाहिए मिनरल्स, जिसमें मैग्नीज आयन, क्लोरीन और कैल्शियम आयन जरूरी होते हैं। और अगर मैं मेजर रोल की बात करूँ तो मेजर रोल किसका है? मेजर रोल किस मिनरल का है? मैग्नीज आयन का है। ठीक है, अब क्या हुआ, कैसे हुआ वाटर स्प्लिटिंग, ये चीज भी देख लो। वाटर को स्प्लिट करके बता रही हूं बेटा मैं यहाँ पे, देखना क्या हुआ था भाई। ये H2O था, टूटेगा, क्या होगा? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलेगा। लेकिन इससे काम चलेगा नहीं, हमें O2 चाहिए, ठीक है। और 2 हाइड्रोजन से भी हमारा कुछ नहीं होगा, हमें टोटल 4H+ आयंस चाहिए। किसके? वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स तोड़ने हैं हमें, क्योंकि हमें 4H+ आयन चाहिए। वो क्यों चाहिए हमें पूरी कंप्लीट करनी है क्वांटम रिक्वायरमेंट। हम उसमें पढ़ के आए कि 1 फोटोन ऑफ लाइट रिक्वायर्ड होती है O2 को बनने के लिए,
और 8 क्वांटा रिक्वायरमेंट होते हैं। एक O2 को रिलीज करने के लिए हमें 8 क्वांटा ऑफ लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो वो कैसे मिली 8 क्वांटा ऑफ लाइट, ये भी आप देख लीजिए। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो था ये हमने तोड़ा, तो एक वाटर मॉलिक्यूल के टूटने से ये हुआ, तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल में ले रही हूँ यहाँ पे 2H2O। तो उससे क्या हुआ, 4 H+ आयंस निकले, 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए और एक आपका O2 रिलीज हो गई, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है। अब ये कहाँ कहाँ पर रिलीज हुए ये भी आपको पता होना चाहिए। एक सेकेंड, गड़बड़ हो गया मामला। चलिए, कहाँ पे रिलीज होते हैं ये देखिए। हाइड्रोजन कहाँ पर जाता है, हाइड्रोजन हमने देखा था कि वाटर का मॉलिक्यूल जब टूट रहा है तब भी हाइड्रोजन अंदर ल्यूमेन में, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ल्यूमेन में रिलीज हो रहा था। और स्ट्रोमा से जो PQ प्लास्टोक्विनोन क्या ले रहा है, हाइड्रोजन ले रहा है, वो भी PQH2 में कन्वर्ट होने के बाद में जब साइटोक्रोम B6 या साइटोक्रोम F कॉम्प्लेक्स के पास पहुंचता है और उसको सिर्फ इलेक्ट्रॉन देता है, तो उसके हाइड्रोजन भी कहाँ पे आते हैं, ल्यूमेन में रिलीज होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन जो है मेनली ल्यूमेन के अंदर ही रिलीज हो रहे हैं। लेकिन ये वाटर वाले हाइड्रोजन है, तो ये ध्यान रखने हैं कि ये पर्टिकुलर कहाँ रिलीज हो रहे हैं, इट रिलीज्ड इनटू थाइलेकोइड ल्यूमेन। कहाँ पे रिलीज हुए, थाइलेकोइड ल्यूमेन में। कहाँ रिलीज हुए बेटा, थाइलेकोइड ल्यूमेन में। ठीक है, ये हो गया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए भाई, इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। कौन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। लेकिन कब एक्सेप्ट करेगा, पहले वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा और वाटर के मॉलिक्यूल के टूटने के बाद में जब हाइड्रोजन ल्यूमेन में रिलीज हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे फोटो सिस्टम सेकेंड के पास में। क्या एक साथ सारे जाएंगे, नहीं, 1 बाय 1 करके जाएंगे। तो ये कहाँ पर जाएंगे, इट इज पास्ड टू फोटो सिस्टम सेकेंड, पास्ड टू PS सेकेंड 1 बाय 1, एक एक करके, एक साथ नहीं जाते हैं, एक एक करके साइकिल चलती है। और ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ पर रिलीज होगी, ये पहले तो रिलीज होगी ल्यूमेन में, रिलीज्ड इनटू ल्यूमेन, और उसके बाद में वहां से इसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा, एंड देन टू एटमॉस्फेयर। समझ में आया। अभी हमने जो बात की है, जो हमने चर्चा की है, वो देखो इधर, किसकी चर्चा की है कि क्लोरोफिल ए एक्साइटेड हुआ, कैसे कैसे स्टार में चेंज हुआ, और कैसे वाटर का मॉलिक्यूल जो था ये टूटा है। अभी तक सिर्फ वाटर का मॉलिक्यूल हमने तोड़ा है, ठीक है। इधर देख सकते हो क्या हो रहा था, वाटर का मॉलिक्यूल टूटने के बाद में जो हाइड्रोजन ल्यूमेन में रिलीज हो रहे थे, ऑक्सीजन भी ल्यूमेन में रिलीज हो रही थी, और इसके इलेक्ट्रॉन को हमने फोटो सिस्टम सेकेंड को दे दिया था। उसके बाद क्या होता है, फोटो सिस्टम सेकेंड को देने के बाद क्या होता है, ये देखिए। अब आएगा नंबर किसका, फियोफाइटिन का। किसका नंबर है बेटा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आउटर सरफेस पे। तो देखिए फियोफाइटिन के बारे में लिखते हैं, दैट इट इज अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ऑफ फोटो सिस्टम सेकेंड एंड जेड स्कीम। जेड स्कीम और फोटो सिस्टम सेकेंड का क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है फियोफाइटिन, जो क्या कर रहा है आपके, एंड लोकेटेड कहाँ होता है, एंड इज लोकेटेड इनटू and is located toward outer side of thylakoid membrane। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आउटर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। कौन, फियोफाइटिन, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। अब ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर किससे ले रहा है अपना इलेक्ट्रॉन, फोटो सिस्टम सेकेंड में
जब 680 क्लोरोफिल ए 680 स्टार में कन्वर्ट हो जाता है तब आता है वहां पर फियोफाइटिन, और वहां पर जाकर ये फियोफाइटिन क्या कर रहा होगा, ये वहां पर जाकर कर रहा होगा बेटा आपका कुछ नहीं कर रहा होगा, ये उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा और ठीक है ज्यादा ऊपर जा रहा था पहले, हाँ उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा ये, और इलेक्ट्रॉन लेके अब क्या करेगा, ये आगे ट्रांसफर करेगा। अब फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, प्लास्टोक्विनिन पीक्यू के पास में आते हैं, और पीक्यू क्या है, एक मोबाइल एच कैरियर है जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी करता है, लेकिन अगर मेनली देखा जाए तो हाइड्रोजन को कैरी करता है, लेकिन उसकी मजबूरी है कि इधर से हाइड्रोजन मिल नहीं रहा है उसको, इधर से क्या मिल रहा है उसे, इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो पहले इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर अपनी कमी को पूरा करने के लिए स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है बेटा, नेक्स्ट है आपका प्लास्टोक्विनिन, प्लास्टोक्विनॉन क्या है, प्लास्टोक्विनॉन। अब प्लास्टोक्विनॉन क्या करेगा भाई, प्लास्टोक्विनॉन देखिए क्या करता है, होता क्या है, ये मोबाइल एच कैरियर होता है, जो किसको कैरी करता है, जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी करता है। पहली बात तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी करता है, मोबाइल एच कैरियर है। अब देखिए क्या हुआ भाई, इसको शॉर्ट में हम PQ लिख रहे थे। अब ये जो PQ है इसमें हाइड्रोजन कहाँ से आया और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया वो हमें देखना है। तो फियोफाइटिन, एक सेकेंड, फियोफाइटिन तो देगा इसको इलेक्ट्रॉन और स्ट्रोमा से आएंगे इसके पास में हाइड्रोजन। तो देखिए ये जो प्लास्टोक्विनॉन था PQ, इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए, फियोफाइटिन से आए, इसके पास में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए बेटा, फियोफाइटिन से आए। एक सेकेंड इलेक्ट्रॉन दिए भाई इसने प्लास्टोक्विनॉन को, और स्ट्रोमा क्या दे रहा है, स्ट्रोमा दे रहा है हाइड्रोजन। जिसकी वजह से क्या बना आपका PQH2 प्लास्टोक्विनॉल। देखिए प्लास्टोक्विनॉन था, मोबाइल एच कैरियर था, इसके पास में हाइड्रोजन कहाँ से आए, स्ट्रोमा से। हम देख चुके हैं हाइड्रोजन कहाँ से आ रहे हैं, देखो इधर स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आ रहे हैं, स्ट्रोमा से हाइड्रोजन आ रहे हैं PQ के पास में, और PQH2 में कन्वर्ट हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से आ रहे हैं। यही दिखाई दे रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और PQ के पास में हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, स्ट्रोमा से आ रहा है। हाइड्रोजन ये लेता है स्ट्रोमा से, और जब इसका काम निकल जाता है PQH2 में कन्वर्ट हो जाता है, साइटोक्रोम और F या B6 के पास में ये इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ट्रांसफर कर देता है। तो ये हाइड्रोजन कहाँ पे छोड़ देता है, ल्यूमेन के अंदर छोड़ देता है। स्ट्रोमा से हाइड्रोजन लेना और ल्यूमेन के अंदर छोड़ना, इसको हम बोलते हैं PQ पंप। क्या बोलते हैं, PQ पंप या फिर प्रोटोन पंप। ये समझाना था मुझे, इसलिए मैं अब तक वेट कर रही थी। क्या कर रही थी बेटा, वेट कर रही थी। तो ये क्या है आपका PQ पंप या प्रोटोन पंप। क्या हुआ बेटा, PQ पंप या प्रोटोन पंप। कौन बना रहा है PQ पंप या प्रोटोन पंप, प्लास्टोक्विनॉन PQ बना रहा है। ठीक है, इधर देखो आप लास्ट, हाँ PQH2 हो गया। अब क्या हुआ इसके बाद में, देखो देखिए बेटा, इसके बाद में आता है आपका साइटोक्रोम B6 या F कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B6 या F कॉम्प्लेक्स आता है। साइटोक्रोम B6 या F कॉम्प्लेक्स क्या है, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। क्या है बेटा, इट इज अ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। ये होता है ट्रांसमेम्ब्रेन
प्रोटीन, और आपको ये भी पता है कि इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर इसके कंपोनेंट्स की मैं बात करूं कि इसका कंपोनेंट कौन कौन सा है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये देखिए बेटा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। कंपोनेंट्स होते हैं बेटा इसके साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, भाई साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F तो तुम्हें नजर ही आ रहा है, और इसके अलावा एक होता है आयरन सल्फर प्रोटीन। क्या होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन, ये इसके कंपोनेंट होते हैं किसके, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के। तो पूछा जाए लाइट रिएक्शन में प्रेजेंट ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम बताओ, तो साइटोक्रोम F या साइटोक्रोम B6। कंपोनेंट्स क्या क्या है, साइटोक्रोम F, साइटोक्रोम B6 और आयरन सल्फर प्रोटीन, फेरस सल्फर प्रोटीन, FeS प्रोटीन। ठीक है, अब लास्ट में इसके बाद से इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास में गया था जिसका नाम क्या था, प्लास्टोसाइनिन। क्या था बेटा, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन PC, प्रियंका चोपड़ा, समझ सकते हो तुम, PC। ठीक है, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन का क्या हुआ, देखो इधर, प्लास्टोसाइनिन क्या है, एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। ये सिर्फ और सिर्फ किसको कैरी करेगा, इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा, इसे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन कैरी करना था। इसलिए आप समझ सकते हैं कि साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स भी इसको क्या दे रहा है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन देगा, हाइड्रोजन वो खुद लेने से मना कर रहा है और PQ से ले ही नहीं रहा है। इसीलिए PQH2 को अपने हाइड्रोजन स्ट्रोमा से लेने के बाद में ल्यूमेन में ट्रांसफर करने पड़ रहे हैं। तो प्लास्टोसाइनिन PC एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इसके अलावा एक और बात मैं इसको लिए बता देती हूँ कि ये क्या होता है, एक ब्लू कलर का प्रोटीन होता है, इट इज अ ब्लू कलर्ड कॉपर प्रोटीन, ब्लू कलर कॉपर प्रोटीन होता है, इट इज अ ब्लू कलर कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन कहाँ लोकेटेड होती है, देखा था हमने कि थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की इनर साइड में ही होता है ये, कंटेनिंग प्रोटीन लोकेटेड ऑन इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन, इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। यही चर्चा की है हमने अब तक। डेफिनेटली थोड़ा सा इसको यहाँ से शॉर्ट करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे प्लास्टोसाइनिन की कुछ बातें और बतानी है आपको। ऑप्शन ना हो तो अब देखिए ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये क्या होता है, कनेक्टिव लिंक होता है, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट। कैसे होता है, देखो इधर क्या बोला मैंने कि साइटोक्रोम F या B6 जो ट्रांसमेम्ब्रेन है उससे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर प्लास्टोसाइनिन एक्सेप्ट करता है, और ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अब किसको देगा, क्लोरोफिल A 700, यानी कि 700 वाला क्लोरोफिल A किसमें प्रेजेंट होता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट में, उसको ये देगा। यानी कि प्लास्टोसाइनिन जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है ये फोटोसिस्टम सेकेंड एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट के बीच में कनेक्टिव लिंक बना रहा है। क्या बना रहा है, कनेक्टिंग लिंक बना रहा है, पहली चीज। तो दूसरी चीज फटाफट से रफली मैं समझा देती हूँ। अब तक हमने क्या बोला, हमने बोला
कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है लाइट रिएक्शन में या जेड स्कीम में जो इलेक्ट्रॉन है वो लो आरपी से हाई आरपी की तरफ डाउनहिल मूवमेंट करता है। कैसे मूवमेंट करता है कि भाई एनर्जी, लो आरपी का मतलब है एनर्जी ज्यादा होना, हाई आरपी का मतलब है एनर्जी कम होना। तो जब क्या हुआ, क्लोरोफिल A680 पर क्लोरोफिल A680 ने रेड लाइट को एब्जॉर्ब किया। रेड लाइट कौन सी थी, अपने को पता है 600 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो रेड लाइट होती है। उसको एब्जॉर्ब किया 680 नैनोमीटर की लाइट को, तो फोटो सिस्टम सेकंड क्या हो गया, एक्टिव हो गया। फोटो सिस्टम सेकंड एक्टिव हुआ तो इससे एसोसिएटेड था फोटो सिस्टम सेकंड आउटर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में आउटर साइड प्रेजेंट है और इससे एसोसिएटेड है OEC, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स जो होता है ये इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और एसोसिएटेड होता है फोटो सिस्टम सेकंड से। भाई अब ये वाटर तोड़ेगा तो वाटर को स्प्लिट होने के लिए, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के लिए कुछ मिनरल्स चाहिए और मैक्सिमम मिनरल जो चाहिए, मेजर रोल जो होता है वो मैंगनीज आयन का होता है। इसके अलावा क्लोरीन आयन और कैल्शियम आयन होते हैं। और वाटर को तोड़ने के लिए वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स चाहिए OEC जो इससे लोकेटेड है, यहाँ प्रेजेंट था। वाटर टूटा, वाटर टूटने के बाद में 2H+ आयंस और ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए। H+ आयंस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ल्यूमेन में रिलीज हो गए और इसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन थे वो फोटो सिस्टम सेकंड को दे दिए गए, फोटो सिस्टम सेकंड के पास आ गए। फोटो सिस्टम सेकंड के पास में इलेक्ट्रॉन आने के बाद में फोटो सिस्टम सेकंड से इन इलेक्ट्रॉनों को कौन ले रहा है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फियोफाइटिन। समझ गए, फियोफाइटिन जब इन इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है तो ये फियोफाइटिन आगे इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो सबसे पहले इनको लेने के लिए आ रहा है प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन क्या होता है, मोबाइल H कैरियर होता है जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों को कैरी करता है। लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन तो इसको इधर से मिल रहे हैं, ये तो प्रोटॉन को भी कैरी करता है, तो ये हाइड्रोजन ले रहा है स्ट्रोमा से। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है, फियोफाइटिन जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था और प्लास्टोक्विनोन ये दोनों के दोनों मोबाइल H कैरियर कहाँ पे प्रेजेंट है, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के आउटर साइड में प्रेजेंट है। ये कन्वर्ट हुआ PqH2 में इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन लेने के बाद में। तो PqH2 प्लास्टोक्विनोल जब बन जाता है, प्लास्टोक्विनोल कब बना, 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिले फियोफाइटिन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से और हाइड्रोजन लिए हैं इसने स्ट्रोमा से। ठीक है, ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में आउटर साइड में प्रेजेंट था PqH2, अब ये इनर साइड ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में आ जाता है। आने के बाद में ये बोल रहा है साइटोक्रोम F या B6 कॉम्प्लेक्स से कि भैया मेरे पास में इलेक्ट्रॉन है, तुम लोगे क्या। तो बोल रहा है कि ठीक है इलेक्ट्रॉन तो ले लूंगा लेकिन हाइड्रोजन नहीं लूंगा क्योंकि मैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हूँ। ठीक है, किस किस से मिलकर बना होता है, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F और आयरन सल्फर प्रोटीन से। इसने क्या किए, PqH2 से इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाइड्रोजन तो नहीं लिए। तो अब ये क्या सोच रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, अब मैं आधा सामान रख के क्या करूं, तो हाइड्रोजन ये रिलीज कर रहा है ल्यूमेन के अंदर और वापस से PQ में कन्वर्ट हो जाता है प्लास्टोक्विनोन में। क्यों, क्योंकि इसका काम है बार बार प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से इलेक्ट्रॉन लेना। जब इससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो फियोफाइटिन की भूख बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन लेने की भूख बढ़ जाएगी, तो ये क्लोरोफिल A680 स्टार के पास जाएगा और इसको एक्साइटेड होने के लिए पहले एक इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा था, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है। धीरे धीरे करके लाइट पड़ रही है, एक बार में एक फोटोन, दूसरी बार में दूसरे फोटोन, तो एक फोटोन से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए 680 नैनोमीटर की लाइट से। और ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं दिए जाते हैं, एक एक करके दिए जाते हैं। मैंने दोनों एक साथ लिख दिए। देखिए अब क्या हुआ, उसके बाद में ये साइटोक्रोम B6 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन अपने इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को किसको दे रहा है, इलेक्ट्रॉन कैरियर को दे रहा है। और यहाँ पर जो ये इलेक्ट्रॉन कैरियर है इसका नाम है PC, प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन प्रेजेंट कहाँ है, थाइलेकोइड के इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो प्लास्टोसाइनिन है ये ब्लू कलर का कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है जो थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के इनर साइड पर प्रेजेंट होता है और ये अब अपने इलेक्ट्रॉन देगा PS फर्स्ट को, फोटो सिस्टम फर्स्ट को। इसीलिए हम प्लास्टोसाइनिन PC, प्रियंका चोपड़ा को हम क्या बोल रहे हैं, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। आज का लेक्चर स्टूडेंट्स यहीं पर, नेक्स्ट लेक्चर को हम फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि अभी जो आपका नॉन साइक्लिक ETS था उसमें हमने फोटो सिस्टम सेकेंड के बारे में डिस्कशन किया है। फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में जाएगा अभी तो ये इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास जाके ये दोबारा से फोटो सिस्टम सेकेंड के पास में दोबारा नहीं आएगा, इसीलिए हम इसको नॉन साइक्लिक ETS बोल रहे थे। अब फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में
कनेक्टिव लिंक कौन है? पीसी, फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट का। इस पीसी से फोटो सिस्टम फर्स्ट के पास में जब इलेक्ट्रॉन गए तो कब जाएंगे? जब 700 नैनोमीटर की लाइट किस पे पड़ेगी? फोटो सिस्टम फर्स्ट पे पड़ेगी, फिर ये एक्साइटेड होगा, फिर इसका भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा। तो इस तरह से क्या बनेगा? लाइट रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट था आपका NADPH2 और ATP, वो कैसे बनता है उसको हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। ये लेक्चर वैसे भी काफी लंबा हो चुका है, ये वापस से डायग्राम्स, इन दोनों डायग्राम्स को लेके मैं आऊंगी क्योंकि अभी यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं हुआ है। तब तक के लिए कीप हेल्थी, कीप स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय स्टूडेंट।